Assalamualaikum beta. Can you hear me? Walaikum assalam. Yes, sir. Okay. So before nuclear physics and radioactivity, we are going to first cover space physics. ठीक है. और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम उसके एक दफ़ा जल्दी से सिलेबस वाले लर्निंग आउटकम्स देख लेते हैं कि क्या क्या कवर करना है. ठीक है. सो आई जस्ट शो यू द लर्निंग आउटकम्स. और लर्निंग आउटकम्स जो हैं उसको दिखाने का फ़ायदा ये है दैट यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड कि क्या रिक्वायरमेंट क्या है चैप्टर की, स्पेसिफिकली हर पॉइंट से रिलेटेड, क्या आपको याद करना है या अंडरस्टैंड करना है या उसके पीछे रीज़न समझनी है, ये सब बातें. ठीक है. सो Yes, sir. पहले वाले जो लर्निंग आउटकम्स हैं उसके अंदर आप ये देखो क्या लिखा हुआ है, नो दैट. सो बेसिकली जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए ए से लेके ई तक, ये बस आपको पता होने चाहिए. ठीक है. यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन एनी रीजंस बिहाइंड देम, यू जस्ट सिंपली शुड नो एंड रिमेंबर दीज फैक्ट्स. क्या? कि अर्थ एक प्लैनेट है और वो सन को ऑर्बिट करता है और 365 डेज में ऑर्बिट करता है. अर्थ का जो ऑर्बिट है वो एलिप्स है, सर्कुलर नहीं है. सो एलिप्स और सर्कल दो डिफरेंट शेप्स होती हैं, इनका मतलब समझना है. अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस. सो ना सिर्फ अर्थ सन को ऑर्बिट कर रहा है बल्कि एक स्पिन टॉप की तरह रोटेट भी कर रहा है. ठीक है. और उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो टिल्टेड है एंड अर्थ की रोटेशन में 24 आवर्स लगते हैं और 1 मंथ लगता है मून को अर्थ को ऑर्बिट करने में. उसके बाद 500 सेकेंड्स लगते हैं लाइट को टू रीच फ्रॉम द सन टू द अर्थ. दीज आर द फैक्ट्स दैट यू बस सिंपली जस्ट रिमेंबर, मेमोराइज देम, और उनको थोड़ा थोड़ा हम समझेंगे भी. ठीक है. उसके बाद है ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला. स्पीड आपको पता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम ही होती है. तो ये 2 पाई आर अपॉन टी क्या है, राइट? एंड व्हाट इज द ऑर्बिटल पीरियड एंड ऑल, सो वी कैन जस्ट डिस्कस दैट. फिर अर्थ के बारे में जब पढ़ लोगे फिर पढ़ना है हमने सोलर सिस्टम के बारे में. सोलर सिस्टम के बारे में आपने ये पढ़ना है कि सोलर सिस्टम में एक स्टार है जिसे सन कहते हैं, 8 प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम में जिनका आपको ऑर्डर याद होना चाहिए. सही है. उसके बाद माइनर प्लैनेट्स क्या होते हैं, डॉर्फ प्लैनेट्स क्या होते हैं, उनकी एग्जांपल्स, एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, मून्स कितने, कौन कहाँ कहाँ मून्स कहाँ पे हैं जो प्लैनेट्स को ऑर्बिट करते हैं, स्मॉलर सोलर सिस्टम में बॉडीज कौन सी होती हैं, फॉर एग्जांपल नेचुरल सैटेलाइट्स एंड कॉमेट्स. उसके बाद आपको डेटा इंटरप्रेट करना आना चाहिए अबाउट ऑर्बिटल डिस्टेंस, ऑर्बिटल स्पीड, डेंसिटी, सरफेस टेम्परेचर, यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट डिफरेंट प्लैनेट्स. सो प्लैनेट्स का डेटा है, इन सारी चीज़ों का जो अंडरलाइन पॉइंट्स हैं उसको एनालाइज करना है, उस डेटा को याद भी करना. अगर वो डेटा मैं आपको देता हूँ और डेटा के सामने रखा हुआ है तो उसको डिस्कस करना आना चाहिए. ठीक है. उसमें पैटर्न्स जो है वो आपको फॉलो करने आने चाहिए. ग्रेविटी की जो स्ट्रेंथ है जो अर्थ पे 9.8 होती है और दूसरे प्लैनेट्स पे डिफरेंट होती है, वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. surface at the surface of a planet, it depends on the mass of the planet, and around a planet decreases as the distance from the planet decreases. So ये दोनों बातें डिटेल में डिस्कस होंगी. Know that the sun contains most of the mass of the solar system and the strength of the gravitational field strength of the sun is greater than the strength of the planets. ये सारी बातें भी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. Know that the force that keeps an object around the sun is the gravitational force of attraction. यहाँ पे circular motion के कॉन्सेप्ट भी थोड़े से रिवाइज होंगे. And know that the strength of the sun's gravitational field decreases as the orbital speed from the planets decreases. तो ये सारे कॉन्सेप्ट आज हम कोशिश करके सारा जो चैप्टर है वो खत्म करेंगे. सो ये रहे अर्थ और सोलर सिस्टम के नोट्स. लेट्स गो थ्रू देम. सबसे पहले अर्थ के मोशन के बारे में डिस्कशन करते हैं. ये पिक्चर देखो. इस पिक्चर में आपको ऑब्वियसली पिक्चर इज नॉट टू द स्केल बिकॉज यू कैन क्लियरली सी कि सन जो है उसका डायमीटर अर्थ से कम दिखाया हुआ है. दिस इज नॉट रियल, राइट? बट ये पिक्चर आपको नजर आ रही है. इस पिक्चर पे फोकस करो और ये 4 क्वेश्चंस जो हैं उनको आंसर करने की कोशिश करो. ठीक है. सो आई गिव यू 2 minutes and just look at the picture, look at the question, and then we'll try answering them together. But first try it yourself. ठीक है. उसको सुकून से खुद देखो. सारे क्वेश्चंस के आंसर्स इस पिक्चर के अंदर ही हैं.
Okay, so can we discuss these things one by one? How do we get day and night on earth? इस वक्त यहाँ पे इस अर्थ पे डे कहाँ पे हो रही है, नाइट कहाँ पे हो रही है? इस पार्ट ऑफ द अर्थ में डे हो रहा है बिकॉज सन इज शाइनिंग ऑन इट, एंड इस पार्ट में यहाँ पे नाइट हो रही है बिकॉज सन की लाइट जो है वो ऐसे बेंड हो गई, यहाँ से तो आ नहीं सकती। ठीक है, उसके बाद क्या कोई ऐसी जगह है अर्थ पे जहाँ पे 24 आवर्स ऑफ सनलाइट होती है, मतलब वहां पे इस वक्त डे ही डे चल रहा है और वहां पे रात आएगी ही नहीं? तो ऐसे एरिया है, ये जो पोल्स के करीब एरिया है, इवन अर्थ रोटेट करेगा भी। सो यू नो कि डे एंड नाइट कैसे होती है। अगर ये वाली प्लेस है, यहाँ पे इस वक्त यहाँ पे डे है, जब अर्थ रोटेट करेगा तो इस तरह अर्थ रोटेट करता है। अर्थ रोटेट्स लाइक दिस इन दिस डायरेक्शन, एंड यू कैन सी दैट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज दिस। ये अर्थ इस तरह टिल्ट हुआ हुआ है अपने एक्सिस पे। जब अर्थ रोटेट करेगा तो ये वाली जो साइड है, जब वो इधर आ जाएगी तो यहाँ पे नाइट हो जाएगी, राइट? इस वक्त यहाँ पे है तो यहाँ पे डे है। तो दिस इज हाउ यू गेट डे एंड नाइट। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर कि रोटेशन ऑफ द अर्थ जो है उस पर आधा अर्थ जो है वो सन को फेस कर रहा होता है, वहां पे डे होता है, जो सर नहीं फेस कर रही होती वहां पे नाइट होती है। कौन सी जगह पे 24 आवर्स ऑफ सनलाइट होगी? यहाँ पे पोलर डे लिखा हुआ है। सो नियर द नॉर्थ पोल राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर सीजन, जैसे अभी इस पिक्चर में नजर आ रहा है कि यहाँ पे थ्रू आउट डे होगा, बिकॉज इवन व्हेन द अर्थ रोटेट्स, ये वाली जो जगह है सपोज करो ये यहाँ आ जाएगी, लेकिन अभी भी इसको सनलाइट मिल रही है, और ये वाली जो जगह ये यहाँ आ जाएगी, ये यहाँ आ जाएगी, बट इट विल स्टिल स्टे इन दिस पोजिशन, सो इट स्टिल गेट्स सनलाइट। तो ये वाली जगह पे कोई ऐसी जगह है जहाँ पे 24 आवर्स ऑफ डार्कनेस है, यहाँ पे पूरा थ्रू आउट नाइट चल रही है, साउथ पोल के पास इस वक्त। तो यू कैन सी कि यहाँ पे जो जगह है यहाँ पे अभी नाइट है, और जब अर्थ रोटेट कर भी जाएगा तो ये जगह घूम के मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, लेकिन इसको अभी भी लाइट नहीं मिल रही, तो यहाँ पे अभी भी डार्कनेस होगी। तो 6 महीने तक इसमें जो है वो थ्रू आउट जो है वो नाइट रहेगी, यहाँ पे 6 महीने तक थ्रू आउट डे रहेगा। तो ये चेंज कैसे होता है इसमें बाद में आएंगे। कोई ऐसी प्लेस है जहाँ पे अभी समर चल रहा है, और कोई ऐसी प्लेस है जहाँ पे विंटर चल रहा है। समर और विंटर का क्या कॉन्सेप्ट है? समर और विंटर का राइट और लेफ्ट से नहीं है लेना देना। समर और विंटर का इस चीज से लेना देना है। वैसे मैं आपको भी बता देता हूँ कि यहाँ पे समर कहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे इस वक्त समर चल रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ये जो पूरा रीजन है ये वाला, यहाँ पे समर चल रहा है। और जो सदर्न हेमिस्फेयर है, ये वाला जो अर्थ का पार्ट है, यहाँ पे विंटर चल रहा है। अभी ऐसा क्यों है इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, सारे पॉइंट्स को वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। तो पहले जो कुछ फैक्ट्स हैं जो आपने समझे वो क्या है कि अर्थ रोटेट करता है, अर्थ स्पिन करता है अपने एक्सिस पे। वो एक्सिस कहाँ है? ये है वो एक्सिस, और ये जो एक्सिस है ये टिल्टेड है बाय अराउंड 23.5 डिग्रीज। यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस वैल्यू, बट स्टिल ये पता होना चाहिए कि टिल्टेड है। अर्थ को रोटेट करने में कितना टाइम लगता है? 1 डे, दैट इज व्हाट कॉजेस डे एंड नाइट। सो इन आवर टाइम दैट्स 24 आवर्स फॉर वन रोटेशन। ठीक है, नाउ दिस इज हाउ यू गेट डे एंड नाइट, एंड द साइड फेसिंग द सन रिसीव्स डे लाइट, द अदर साइड इज इन द डार्क, दैट्स हाउ यू गेट डे एंड नाइट। ठीक है, अब इस पिक्चर को देखो और अब जरा सीजन्स के बारे में बात करेंगे। इस पिक्चर को देखो और समझो कि सीजन्स जो है वो कैसे आते हैं, और अब ये जो बाकी के 3 क्वेश्चंस हैं इनको आंसर करने की कोशिश करो। सो नाउ वील बेसिकली गेट क्लोजर टू आंसरिंग कि सीजन्स जो है वो कैसे आते हैं। अब दो चीजें हमने ध्यान में रखनी है। यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है कि अर्थ रोटेट तो करता ही है, सो यू कैन सी द ब्लू एरोस दैट आर शोइंग द रोटेशन ऑफ द अर्थ। अर्थ रोटेट तो करता ही है हर वक्त, सही है। तो जैसे अभी आपको अर्थ का कोई और पार्ट नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको अर्थ का कोई और पार्ट नजर आ रहा है, यहाँ कोई और पार्ट नजर आ रहा है, यहाँ कोई और पार्ट नजर आ रहा है, बिकॉज द अर्थ इज रोटेटिंग, बट एट द सेम टाइम the earth is also going around the sun, so earth is also orbiting the sun, right? और कुछ डेट्स लिखी हुई हैं, डेट्स एग्जैक्ट नहीं, बट डेट्स जो है वो दे डोंट हैव टू बी एग्जैक्ट, बट डेट्स जो है वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल ट्राई एंड लिंक द पार्ट्स ऑफ द ईयर एंड द सीजंस विद द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। इनको आंसर करने की कोशिश करो, आई विल गिव यू 2 मिनट्स अगेन।
गिव मी अ मिनट। दोबारा से मैं नोट्स आपको शो कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, सो कैन वी एक्सप्लेन कि समर और विंटर कैसे आते हैं किसी भी जगह पे। दिसंबर में यूजुअली पाकिस्तान में कौन सा विंटर क्या कहते हैं चल रहा होता है सीजन, कैन समवन टेल मी। यहाँ पे अगर आप पाकिस्तान में रहते हो, कौन सा महीना यहाँ पे इस टाइम पे पाकिस्तान में कौन सा सीजन चल रहा होता है? अच्छा, जून के अंदर यूजुअली पाकिस्तान में कौन सा सीजन होता है? राइट, तो वी नो कि इन जून एंड जुलाई और इन दीज मंथ्स रफली वी हैव द समर एंड ड्यूरिंग दिसंबर जनवरी वी हैव द विंटर। और पाकिस्तान जो है वो इक्वेटर से ऊपर है या इक्वेटर से नीचे है? लाइक आर वी इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और आर वी इन द सदर्न हेमिस्फीयर? इज पाकिस्तान अबव द इक्वेटर और बिलो द इक्वेटर? Above. वी आर अबव द इक्वेटर। सबने ज्योग्राफी पढ़ी हुई है तो हमें पता होना चाहिए कि पाकिस्तान इज अबव द इक्वेटर। सो अबव द इक्वेटर का मतलब होता है सारे ये वाले रीजन्स, और ये जो इसे कहते हैं हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। और जो भी चीज़ें बिलो द इक्वेटर हैं वो हम उन्हें कहते हैं सदर्न हेमिस्फेयर। पाकिस्तान का जो रीजन है अभी यहाँ पे तो नज़र नहीं आ रहा है, ये तो आपको यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका नज़र आ रहा है, बट अफ्रीका जो है उसका कुछ पार्ट जो है वो बिलो द इक्वेटर है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया इज बिलो द इक्वेटर, न्यूजीलैंड इज बिलो द इक्वेटर, a lot of South America is below the equator, बट पाकिस्तान है, यूरोप है, अमेरिका है, कनाडा है, चाइना है, रशिया है, राइट, यूके है, जापान है। सो मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट इज पॉपुलेटेड इज अबव द इक्वेटर, इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड इंडिया, राइट। तो अब जरा हम बात ये कर लेते हैं कि इसका अबव द इक्वेटर या बिलो द इक्वेटर होने का वेदर से क्या ताल्लुक है। तो दो चीज़ें हैं बेसिकली यहाँ पे। अर्थ का टिल्ट, दो चीजें। अर्थ का टिल्ट, एज यू कैन सी दैट द अर्थ इज टिल्टेड, राइट, ये अर्थ का एक्सेस आपको नजर आ रहा है। तो दो बातें हैं, अर्थ का टिल्ट नंबर वन, एंड सेकेंडली अर्थ की रोटेशन, और तीसरी चीज अर्थ का ऑर्बिट अराउंड द सन। ये तीनों चीजें मिलके दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग दीज सीजन्स, समर्स एंड विंटर्स। लेट्स ट्राई एंड एक्सप्लेन दैम, ठीक है। देखो यहाँ पे इस वक्त जो कंट्रीज अबव द इक्वेटर है, ये वाले जो कंट्रीज हैं, इन पे जो सनलाइट पड़ रही है, जब उन पे सनलाइट आके पड़ेगी, लेट सपोज ऐसे करके, तो आप नोटिस ये करो कि ये जो सनलाइट यहाँ आके पड़ रही है, ये जो बीम ऑफ सनलाइट मैंने बनाई है, यू कैन सी दैट इट स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया, इट फॉल्स ओवर अ लार्ज सरफेस एरिया, बिकॉज ये वाला पार्ट जो है अर्थ का, इट इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन। So what happens is when a light that falls on the earth is spread over a large area, we call it a light of low intensity. मतलब एक चीज जब ज्यादा बड़े एरिया पे स्प्रेड हो जाती है तो उसकी लाइट की, सन की जो रेडिएशन की इंटेंसिटी है, जो धूप की इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है। सर्दियों में धूप तो होती है बट उस धूप से हमें इतनी गर्मी नहीं लग रही होती। बट यहाँ पे जो सनलाइट पड़ेगी, you can see that it's not spreading over a very large area, it's a small area. सो सदर्न हेमिस्फेयर में इस वक्त दिसंबर के अंदर, सदर्न हेमिस्फेयर में कौन कौन से कंट्रीज हैं, जैसे मैंने कहा साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीका का कुछ पार्ट हो गया, जैसे साउथ अफ्रीका एक कंट्री, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। दिसंबर में वहां कौन सा सीजन चल रहा होता है? ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में दिसंबर में समर चल रहा होता है, क्योंकि वहां पे सन की इंटेंसिटी दिसंबर में इतनी स्प्रेड आउट नहीं हो रही होती सदर्न हेमिस्फेयर में। सो इस पार्ट ऑफ द अर्थ में सनलाइट की इंटेंसिटी हाई होगी, इस पार्ट ऑफ द अर्थ में सनलाइट की इंटेंसिटी लो होगी, बिकॉज इट विल स्प्रेड आउट ओवर अ लार्ज एरिया। जून और जुलाई में यहां पे जब लाइट पड़ेगी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, सो यू कैन सी इट डज नॉट स्प्रेड आउट ओवर अ लार्ज एरिया, इट्स वेरी डायरेक्ट, does not spread out over a large area. So in June and July, countries in the northern hemisphere have the summer season, ये वाले रीजन्स में। लेकिन जो चीज़ें बिलो द इक्वेटर हैं, जो ये पार्ट ऑफ द अर्थ है, तो जैसे साउथ अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इनके अंदर वही सनलाइट जो है अब, क्योंकि दिस पार्ट ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन,
तो यहाँ पे लाइट विल स्प्रेड आउट ओवर अ लार्ज एरिया एंड दिस विल बी द लो इंटेंसिटी लाइट. सो यहाँ पे क्या होगा, विंटर होगा, राइट. तो अब यहाँ पे जो इन्होंने सीजन्स लिखे हुए हैं, विंटर, स्प्रिंग, समर और ऑटम, ये सिर्फ और सिर्फ इन्होंने उस हिसाब से लिखे हुए हैं जहाँ पे आप रहते हैं. सो यू लिव इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. इफ द बुक इज पब्लिश्ड इन योर कंट्री और लेट्स से इट्स पब्लिश्ड इन द यूके और वट एवर, ठीक है, कोई ऐसा कंट्री जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो उसने उस हिसाब से ये सीजन्स लिखे हैं. बट इफ दिस बुक वॉज पब्लिश्ड इन ऑस्ट्रेलिया फॉर एग्जाम्पल, तो ये सब चीजें फिर उल्टी होती. फिर यहाँ पे समर होता, उनका दिसंबर जनवरी में समर चल रहा होता है, पीक समर सीजन होता है, और उनका यहाँ पे विंटर होता. ठीक है, सो ये बात जो है वो समझनी है. ठीक है, सो पहली बात तो हम ये समझना चाह रहे हैं कि हमने पहली चीज यहाँ पे ये देखी कि अर्थ जो है वो सन को ऑर्बिट करता है. तो दो चीजें हमने अर्थ के बारे में पढ़ ली. एक तो ये कि अर्थ जो है वो सन को अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे ही रोटेट करता है, टिल्टेड एक्सिस पे 24 आवर्स में. अब दूसरी चीज हम ये देख रहे हैं कि अर्थ जो है वो इट मूव्स अराउंड, इट सर्कल्स द सन, ऑर्बिट्स द अर्थ, ऑर्बिट्स द सन. ये जो ऑर्बिट का पाथ है, इट्स एन इलिप्स एंड नॉट अ सर्कल, but you can approximate it to be a circle for the sake of calculations. So what is the difference between a circle? सर्कल के अंदर अगर आप सेंटर से यहां तक लाइन बनाओ, या यहां तक लाइन बनाओ, या यहां तक लाइन बनाओ, यहां बनाओ, यहां बनाओ, ये सब लाइनें एक ही रेडियस के बराबर होंगी. सर्कल का सेंटर से हर जगह डिस्टेंस बराबर होता है. ठीक है, एंड दिस इज व्हाट अ सर्कल लुक्स लाइक. बट इलिप्स के अंदर अगर मैं यहां से यहां तक लाइन बनाऊं, ये एक डिफरेंट डिस्टेंस है, लेट्स कॉल इट d1, और यहां से यहां तक जो लाइन बनाऊंगा d2, ये एक डिफरेंट डिस्टेंस होगा. क्लियरली दिस वन इज लॉन्गर. तो यही बात समझनी है कि इलिप्स जो है इट्स काइंड ऑफ स्ट्रेच्ड आउट, इट्स अ सर्कल दैट इज स्ट्रेच्ड फ्रॉम वन साइड. ठीक है, सो दिस इज व्हाट एन इलिप्स लुक लाइक. एंड द एक्चुअल ऑर्बिट्स ऑफ ऑल द प्लैनेट्स around the sun, not just the earth, they are basically ellipses. They're not actually circles. But हाँ, कैलकुलेशन करते वक्त हम उसको अज्यूम कर लेते हैं कि वो सर्कल है. ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है. जब हम ऑर्बिटल स्पीड और ऑर्बिटल पीरियड कैलकुलेट करेंगे तो हम अजम्पशन यही करेंगे कि सर्कुलर ऑर्बिट है, लेकिन ये याद होना चाहिए कि एक्चुअली में सर्कल नहीं है, क्या है, एलिप्स है. इट टेक्स द सन, इट टेक्स द अर्थ अप्रोक्सीमेटली हाउ मच टाइम टू रोटेट, क्या कहते हैं, ऑर्बिट द सन. इट टेक्स इट 1 year, which is 365 days, to basically complete one revolution, complete one orbit around the sun. ठीक है, ओके. अब जो हमने वेदर की बात की थी और डिफरेंट सीजन्स की बात की थी, उसके लिए क्या चीज रिस्पॉन्सिबल है? अर्थ का टिल्ट टुगेदर विद इट्स मूवमेंट अराउंड द सन, द टू थिंग्स टुगेदर कॉज द डिफरेंट सीजन्स. वो जो बात मैंने आपको एक्सप्लेन की थी वो यहाँ पे दोबारा से समझ लो. इस वक्त सन यहाँ पे, तो लाइट यहाँ से भी ट्रेवल कर रही है, यहाँ से भी ट्रेवल कर रही है. विंटर कहाँ पे है और समर कहाँ पे? कैन समवन क्विकली रिमाइंड मी? अगर यहाँ पे सन है, अभी मैंने आपको समझाई है ये बात, सो आई वांट आंसर फ्रॉम यू. ये सन की बीम है, ये बीम ऑफ लाइट है, जाके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी पड़ रही है, सदर्न हेमिस्फीयर में भी पड़ रही है. सो विच पार्ट इज एक्सपीरियंसिंग विंटर राइट नाउ एंड विच पार्ट इज एक्सपीरियंसिंग समर राइट नाउ? कैन समवन टेल मी? यहाँ से देख के ये भी बात मैंने एक्सप्लेन. सर आई वाज नॉट प्रेजेंट एट दैट टाइम, लेकिन ये जो नीचे वाला है जो नजदीक जा रहा है वो समर होगा और जो दूर जा रहा है वो विंटर होगा. राइट. सो अपर हेमिस्फेयर जो है हमारा, जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, वहां पे विंटर होगा और यहाँ पे होगा समर. और इसकी रीजन आप क्या दोगे? आप बताओगे that when the light falls on the northern hemisphere in this particular position, it spreads out over a large area. So आपने बताना है कि एरिया लार्ज है and therefore intensity of the light falling is low, hence winter. तो इन पॉइंट्स में आप एक्सप्लेन कर सकते हो, लार्ज एरिया, लो इंटेंसिटी, विंटर. और यहां पे अगर आपने समर एक्सप्लेन करना है तो कैसे? स्मॉल एरिया, हाई इंटेंसिटी, समर्स. ऑलराइट, और ये बात यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन हुई है. अब आई हैव एक्सप्लेन दिस बिफोर बट यू कैन जस्ट टेक अ लुक एट दिस अगेन. तो यहाँ पे
कहाँ पे अभी विंटर चल रहा है और कहाँ पे समर चल रहा है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में यहाँ पे विंटर और सदर्न हेमिस्फेयर में समर। और ये बेसिकली ये जो पिक्चर है और ये जो पिक्चर है ये एग्जैक्ट सेम चीज डिपेक्ट कर रही है। ये पिक्चर इसी का जूम्ड इन वर्जन है। ये वाला जो वर्जन है यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर चल रहा होगा और आपका जो सदर्न हेमिस्फेयर है बिलो द इक्वेटर वहां पे क्या चल रहा होगा? वहां पे विंटर चल रहा होगा। ठीक है, बिकॉज उस केस में सन यहाँ होगा और सन से जो लाइट पड़ेगी वो यूं और यूं पड़ेगी। तो इधर जो है वो पे लाइट जो है वो कम एरिया पे स्प्रेड आउट होगी और यहाँ पे लाइट जो है वो ज्यादा बड़े एरिया पे स्प्रेड आउट होगी एंड दैट विल बेसिकली चेंज द इंटेंसिटी एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या क्या बातें एक्सप्लेन कर ली जो मैंने आपको पॉइंट शुरू से डिस्कस किए थे। अभी तक हमने क्या क्या बातें डिस्कस कर ली? अर्थ सन को ऑर्बिट करता है, 365 डेज में ऑर्बिट करता है। अर्थ का जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर नहीं है, एलिप्स है, लेकिन उसको अप्रोक्सीमेट किया जा सकता है टू बी सर्कुलर। अर्थ रोटेट करता है अपने एक्सिस पे और एक्सिस टिल्टेड है और 24 आवर्स लगते हैं अर्थ को। अब हम बात कर लेते हैं मून के बारे में। सो व्हाट आर यू लुकिंग एट राइट नाउ? ये क्या है? ये क्या है? अर्थ। अर्थ। और ये क्या है? मून। मून। अर्थ का मून, राइट। सो अब आपसे ये पूछा जा रहा है when does the moon appear in the sky? So look at this picture but also think about your daily life, right? You see the moon in the sky. अभी आपने रमजान का चांद देखा, आपने ईद का चांद देखा, मे बी थ्रू आउट द रमजान यू आर लुकिंग एट द मून एट डिफरेंट डेज। तो आपको कैसे जो है वो बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, सिर्फ इस पिक्चर को देख के आंसर नहीं करना, बल्कि आपने ये भी समझना है कि डेली लाइफ में आप क्या देखते हो। सो क्वेश्चन ये है कि when does the moon appear in the sky and when does it disappear and then what is the reason for it? So मुझे बताओ मून जो है वो हमें कब नजर आता है, what time of the day और नाइट। नाइट? सो मून रात में नजर आता है और दिन में नजर नहीं आता। नहीं आता। तो अब इसके पीछे क्या रीजन है पहले तो ये सोचो। फिर दूसरा सवाल ये है कि हाउ ऑफन डज द न्यू मून अपेयर इन द स्काई? आपको हर कितने अरसे बाद न्यू मून नजर आता है? ये जो क्रेसेंट जिसे हम कहते हैं, जब हम रमजान का चांद देखते हैं, ईद का चांद देखते हैं, ये हाउ फार अपार्ट आर दीज डेज? लाइक रमजान और ईद में कितने दिनों का फर्क है? बड़ी ईद और छोटी ईद में कितने दिनों का फर्क है? थिंक अबाउट दैट। ठीक है, सो इसके पीछे क्या रीजन हो सकती है? तो ये क्वेश्चंस के बारे में जरा सोचो, 2 मिनट लो और फिर इनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके। अब जरा मुझे ये बताओ कि इस पिक्चर में जो बंदा यहाँ पे होगा, कैन ही सी द मून? कैन दिस पर्सन नो। सी द मून? सिंपल यस और नो? नो, ही कैन नो। नॉट, बिकॉज इसकी लाइन ऑफ साइट में ही नहीं है। जो बंदा यहाँ रहता है, लाइट यहाँ से यहाँ तक, भाई इसको अगर मून देखना है तो लाइट यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करेगी तभी ये मून को देख सकेगा ना, लेकिन यहाँ से लाइट ट्रेवल तो नहीं कर सकती। बट जो बंदा यहाँ पे है, कैन ही सी द मून? उसके सामने, यस, उसके सामने है। उसके सामने है तो उसको मून नजर आएगा। अब ये सिर्फ इत्तेफाक की बात है कि यहाँ पे डे हो रहा है, यहाँ पे डे हो रहा है, ये सिर्फ इत्तेफाक की बात है कि यहाँ पे डे हो रहा है और यहाँ पे नाइट हो रही है। नाइट वाले बंदे को मून नजर आ रहा है, डे वाले को मून नजर नहीं आ रहा। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको दिन में भी या शाम के टाइम या सुबह सुबह के टाइम भी मून नजर आ रहा हो, बहुत लाइट सा नजर आ रहा हो लेकिन नजर आ रहा हो? ऐसा कभी हुआ है? यस। सबने देखा बहुत हुआ है। लाइट सा होता है। लाइक इवन ड्यूरिंग द डे यू कैन समटाइम्स, वेरी रेयरली बट यू कैन समटाइम्स सी द मून। सो इस वक्त इस बंदे को मून नहीं नजर आ रहा, इसको नजर आ रहा है। सो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमेशा दिन में ही मून नजर नहीं आना चाहिए और रात में हमेशा नजर आना चाहिए। इट्स सिंपली जस्ट अ केस ऑफ के मून आपके सामने है या नहीं। अब दूसरी बात यह है कि मून आपको नजर आता कैसे है, राइट? मून आपको नजर आता कैसे है और उसके पीछे क्या मतलब, मून जो है उससे लाइट आपकी आंखों तक जाएगी तभी आपको मून नजर आएगा। बट द प्रॉब्लम इज वेयर इज द लाइट कमिंग फ्रॉम?
क्या मून अपनी लाइट एमिट करता है या नहीं? और वो सन से लेता है। सो मून जो है वो अपनी लाइट एमिट नहीं करता। इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ जो लाइट ट्रेवल कर रही है वो डायरेक्टली यहाँ से नहीं आ रही। ये लाइट आ कहाँ से रही है? इफ यू लुक एट द पिक्चर, तो लाइट किस तरफ से आ रही है? कैन वी से कि लाइट इस तरफ से आ रही है? अर्थ यस। पे भी और मून पे भी। तो ये जो लाइट आ रही है कहाँ से आ रही है? द सन लाइट से। इज कमिंग फ्रॉम द सन। सन की लाइट मून पे पड़ेगी, रिफ्लेक्ट होगी, एंड पीपल ओवर हेयर कैन सी दैट मून। अब इस बंदे को मून जो है उसकी डिफरेंट शेप नजर आएगी। यहाँ पे जो बंदा खड़ा है उसको मून की शेप डिफरेंट नजर आएगी। यहाँ पे जो बंदा खड़ा है उसको मून की डिफरेंट शेप नजर आएगी। प्रॉब्ली यहाँ पे जो बंदा खड़ा है उसको शायद मून नजर ही नहीं आएगा, राइट? सो उसे हम कहते हैं फेजेस ऑफ द मून। ये जो आपको मून की डिफरेंट शेप्स नजर आ रही होती हैं उसे हम कहते हैं फेजेस ऑफ द मून। फेजेस ऑफ द मून, अगर मैं आपको बहुत क्विकली एक बात, सिंपल सी बात कर दूं, फेजेस ऑफ द मून आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है? बहुत सारे टीचर्स ने एक्सप्लेन किए हैं अपने लेक्चर्स में, बट सिंपल सी बात है, ओ लेवल के सिलेबस में फेजेस ऑफ द मून को आपने एक्सप्लेन आपसे नहीं पूछा जाएगा। बट स्टिल आई हैव इंक्लूडेड अ स्मॉल डायग्राम दैट विल ब्रीफली एक्सप्लेन इट। आई विल नॉट गो इनटू द माइन्यूट डिटेल्स ऑफ इट, ठीक है? पहली रीजन ये समझ लें कि पहला सवाल जो है ये आपको आंसर करना लाजमी आना चाहिए। सो व्हेन डज द मून अपीयर इन द स्काई एंड व्हेन डज इट डिसअपीयर इन द स्काई? सो इट्स यूजुअली इन द नाइट यू कैन सी इट, एंड during the day you cannot see it. How do you see the moon? It actually reflects the sun's light onto the earth. That's where you can see the moon, ठीक है? That's how you can see the moon. But it's only a simple case of whether the moon is in front of you, like whether is in your it is in your line of sight, या आपके वो सामने है मून या नहीं है। सिंपल सी बात है। तो ये बंदा नहीं देख सकता और ये बंदा देख सकता है। बट कुछ घंटों बाद, महीने बाद तो ऐसा नहीं होगा, कुछ घंटों बाद ऐसा होगा कि इस बंदे को मून नजर आने लग जाएगा और इसको नहीं नजर आएगा। उसके पीछे क्या रीजन होगी कि दिस पर्सन विल बी एबल टू सी द मून एंड दिस पर्सन विल नॉट बी एबल टू सी द मून? अब इसके बारे में जरा ध्यान से सोचना, ठीक है? मून क्या कर रहा है अर्थ को? व्हाट डू वी कॉल दिस? ये मून व्हेन इट्स गोइंग अराउंड द अर्थ, व्हाट डू वी कॉल दिस? व्हाट इज द मून डूइंग? The moon ऑर्बिट। is orbiting the ऑर्बिट। earth. How long does it take for the moon to orbit the earth? 1 month। तकरीबन 1 मंथ लगता है। कभी 27 डेज से 30 डेज के बीच में डिफरेंट पीरियड्स होते हैं, बट यस रफली हम 1 मंथ ही याद रखें, ठीक है? लेकिन उसके अलावा अब दूसरी बात जो आपने जहन में रखनी है बेटा, वो ये है कि इसकी रीजन ये नहीं है कि जब इसको बाद में मून नजर आ रहा होगा और इसको नहीं नजर आ रहा होगा, उसकी क्या ये रीजन है कि मून उठ के यहाँ आ जाएगा कुछ घंटों बाद? नहीं, मून को तो यहां से यहां तक आने में तकरीबन 15 दिन लगेंगे, इजंट इट? तो इसको मून कैसे नजर आएगा और इसके लिए मून कैसे गायब होगा? वेल, यू हैव टू रिमेंबर दैट द अर्थ रोटेट्स आफ्टर एवरी इन एवरी 24 आवर्स। सो मून तो थोड़ा सा ही मूव करेगा, मून तो यहां से यहां तक आ जाएगा प्रॉब्ली, बट दिस पर्सन will be over here. So now he can see the moon and this person is over here, so he cannot see the moon. क्या बात समझ में आ रही है? So when you can see the moon after every few hours, like दिन में आपको मून नहीं नजर आ रहा, यूजुअली रात में नजर आ रहा है, उसकी वजह यह है कि अर्थ रोटेट कर रहा है। एक दिन में एक दफा रोटेट करता है, 24 घंटे में अर्थ एक दफा रोटेट करता है, उसकी वजह से आपको मून नजर आ रहा है और फिर नहीं नजर आ रहा, ठीक है? द मून has different shapes throughout the month, जो different phases है, उसके पीछे जो रीजन है वो मून का ऑर्बिट है। एंड इट्स बेसिकली द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द सन, द अर्थ एंड द मून। तीनों चीजों की जो रिलेटिव पोजीशन है उससे लाइट किस शेप में रिफ्लेक्ट हो रही है, कैसे प्रोजेक्ट हो रही है अर्थ पे, वो बेसिकली रीजन है कि मून के डिफरेंट फेजेस कैसे नजर आते हैं। सो पहली बात तो ये कि मून जो है वो अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है, अप्रोक्सीमेटली इतने दिन लगते हैं ऑर्बिट करने में। दिस चेंजेस हाउ द मून अपीयर्स इन द स्काई, जैसे हम फुल मून, क्रेसेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसके डिफरेंट नाम होते हैं। सो ये आपका न्यू मून है जो आपको बिल्कुल ही नजर नहीं आता, फिर क्रेसेंट होता है जो आपको थोड़ा सा नजर आता है, फिर क्वार्टर, फिर आपको मून इस शेप में नजर आता है, फिर फुल मून नजर आता है 14वीं 15वीं को, फिर उसके बाद मून की शेप दोबारा चेंज होनी शुरू होती है, रिवर्स क्रेसेंट नजर आता है, फिर दोबारा मून गायब हो जाता है, ऑलमोस्ट न्यू मून हो जाता है। तो ये मून के फेजेस हैं, बट ये कैसे नजर आते हैं इस बात को समझ लो, ठीक है? इसका ब्रीफ हम डिस्कशन कर लेते हैं, बट अगेन इट विल नॉट बी आस्क्ड इन योर सिलेबस। तो सन इस वक्त कहाँ पे है? इस पिक्चर में सन कहाँ पे है?
सन यहाँ पे, तो यहाँ नीचे से सनलाइट आ रही है, ठीक है। अब इस बंदे के लिए जो यहाँ पे बैठा हुआ है, इसके लिए न्यू मून क्यों है? वाई इज न्यू मून फॉर पीपल ऑन द अर्थ? जब मून इस पोजिशन में है, मून जब यहाँ पे है, तो ये न्यू मून क्यों है? मतलब मून बिल्कुल ना होने के बराबर क्यों नजर आएगा? बहुत थोड़ा सा नजर आएगा, जैसे पहली का जब आप चांद देखते हैं, सो इट्स ऑलमोस्ट इनविजिबल, इट अपीयर्स फॉर मे बी फॉर अ फ्यू मिनट्स, और 15 मिनट के बाद वो नजर भी नहीं आता, पूरी रात नजर नहीं आता। सो ऐसा क्यों हो रहा है? सिंपल सी बात है, सन की जो लाइट है वो सारी की सारी मून पे यहाँ पड़ रही है, बट हेड आपको हो जो जाएगा। बट आपको जो मून का पार्ट विजिबल है वो ये वाला पार्ट विजिबल है, इस पार्ट पे कोई लाइट ही नहीं पड़ रही सन की, तो हाउ विल यू बी एबल टू सी द मून? आपको मून नजर ही नहीं आएगा। समझ में आ रही बात? तो यू कैन नॉट सी द मून, बिकॉज ये वाला जो पार्ट है मून का वो सारा डार्क है, मून का इस वाले पार्ट पे सारी लाइट पड़ रही है। अच्छा, अब उसके बाद जब आपको मून की ये वाली शेप नजर आती है तो कैसे नजर आती है? अब दोबारा देखो, मून के इस वाले पार्ट पे लाइट पड़ रही है, और ये वाले पार्ट पे मून के लाइट नहीं पड़ रही, ठीक है। बट नाउ यू आर लुकिंग फ्रॉम ओवर हेयर, आप यहाँ से देख रहे हो, आप इस डायरेक्शन में देख रहे हो, ठीक है, मून इधर आ चुका है। तो हो ये रहा है कि अगर आप देखो तो इधर जो लाइट पड़ रही है मून के इस पार्ट में, इतने से जो पार्ट पे लाइट पड़ रही है, वो रिफ्लेक्ट होके ऐसे करके डेविएट करके अर्थ पे जा सकती है। इज इट पॉसिबल? यहां से जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो यूं चली जाएगी, या यूं चली जाएगी, या यूं चली जाएगी, वो तो आप तक नहीं आ रही, तो आपको मून का ये वाला पार्ट तो डेफिनेटली नजर नहीं आएगा, ये जो डार्क वाला पार्ट है ये भी डेफिनेटली नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो तो डार्क है। लेकिन जो मून का जो लिट पार्ट है, उसका इतना हिस्सा जो है, वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होके एंगल ऐसा बन रहा है कि वो लाइट रिफ्लेक्ट होके अर्थ तक पहुंच सकती है। तो इसलिए आपका जो इतना पार्ट है मून का वो आपको नजर आता है, एंड द वे यू सी द मून इज इन दिस पर्टिकुलर शेप। तो देखने वाले को मून का इतना हिस्सा नजर आ रहा है, बाकी जो मून का पार्ट है वो नजर ही नहीं आ रहा होता। कभी ऐसा हुआ है कि गौर से अगर आप मून को देखो, बहुत गौर से रात के टाइम देखो, तो आपको मून का ये वाला पार्ट नजर आ रहा होता है, बट यू कैन एक्चुअली वेरी फेंटली see the other part of the moon as well, like if you really focus on the moon, right, रात के टाइम आप चांद को जाके देखो और आपको इतना हिस्सा नजर आ रहा है सिर्फ। लेकिन आजकल की बात करूं तो अभी ईद हुए हुए कौन सा आज तीसरा दिन है, तो अभी चौथे दिन का बेसिकली चांद होगा, राइट। उसको अगर आप जाके देखो तो आपको इस तरह का मून नजर आ रहा होगा, बट इफ यू रियली पे अटेंशन और बाकी लाइटें बंद हो, लाइट पॉल्यूशन ना हो, तो आपको मून का इतना हिस्सा भी बहुत फेंटली नजर आ रहा होता है। इज इट ट्रू? हैज इट एवर हैपेंड? गौर से देखना, प्रॉब्ली यू विल सी इट। तो वो मून का डार्क वाला पार्ट है जो आपको बहुत फेंट नजर आएगा, प्रॉपर ब्राइट शाइन करता हुआ नजर नहीं आएगा। तो इसी तरह जब यहाँ पे है मून, तो ये आपको क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि सन जो है वो इतने पार्ट से तो रिफ्लेक्ट होके आपको इतना मून जो है वो दिखा देगी, ये वाला पार्ट। मून का जो ये वाला पार्ट है ये आपको नजर नहीं आएगा, और ये वाला पार्ट तो डेफिनेटली नजर नहीं आएगा। तो ये जो क्वार्टर है मून का ये आपको नजर आते हैं, वो दिखने में उसकी प्रोजेक्शन ऐसी बनती है, तो यू कैन एक्चुअली सी दिस पार्ट। ओके, तो ये सिचुएशन होती है फेजेस ऑफ द मून की, डिफरेंट पोजीशन से मून जाता रहता है, ऑर्बिट करता रहता है, और उसकी आपको डिफरेंट शेप्स नजर आती हैं, ठीक है। सो राइट नाउ आई थिंक दिस इज इनफ एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, क्योंकि सिलेबस का पार्ट नहीं तो इसके अंदर हम बहुत ज्यादा नहीं घुसेंगे, ठीक है, दैट्स इट। अब आ जाते हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड जो कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक के अंदर। ये है अर्थ, और ये क्या कर रहा है? इट्स गोइंग अराउंड द सन, सो वी से इट्स ऑर्बिटिंग द सन। अब हमें यह समझना है कि आप अर्थ जिस स्पीड से मूव कर रहा है, अर्थ जिस स्पीड से मूव कर रहा है, क्या आप उसकी एवरेज स्पीड निकाल सकते हो? अच्छा, अर्थ की स्पीड सेम नहीं रहती व्हेन इट्स ऑर्बिटिंग द सन, उसकी स्पीड थ्रू आउट सेम नहीं रहती, लेकिन वो जो स्पीड ऑन एवरेज क्या होगी फॉर वन ऑर्बिट, व्हाट वुड बी द एवरेज स्पीड ऑफ द सन, से हम उसकी एवरेज ऑर्बिटल स्पीड कहते हैं, वो कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो भाई अगर मैं आपको बता दूं कि डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 149.6 मिलियन किलोमीटर्स, मतलब मैंने आपको क्या बता दिया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस बता दिया। बट ये जो शेप है ये क्या शेप है? ये ऑर्बिट की जो शेप है ये क्या होती है? हमने क्या पढ़ा था? व्हाट इज दिस शेप? एलिप्टिकल होती है, लेकिन हम उसे इलिप्टिकल सर्कुलर होती है, कंसीडर। तो रफली हम इसको सर्कल कंसिडर कर सकते हैं। अब ये जो डिस्टेंस अर्थ ट्रेवल कर रहा है वो क्या है? डिस्टेंस जो अर्थ ट्रेवल करेगा एक ऑर्बिट में, वो यहां से लेके यहां तक पूरा डिस्टेंस होता है। ये जो बेटा डिस्टेंस होता है आपका, ये आपने लेना है, और डिस्टेंस को डिवाइड करना है टाइम से, इससे ही स्पीड आती है ना। व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जो डिस्टेंस है वो क्या है?
इट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल। सर्कल का सर्कमफेरेंस कैसे निकालते हैं? हाउ डू यू फाइंड आउट द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल? सर्कमफेरेंस ऑफ द बाय सर्कल होता है 2πr। अब इसमें r क्या चीज है? ये जो r है ये क्या चीज है? ये है सन से लेके अर्थ तक का डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस मैंने बताया था सन और अर्थ के बीच में, इसे हम कहते हैं ऑर्बिटल रेडियस। ये जो चीज मैंने यहाँ पे मार्क किया है इसे हम क्या कहते हैं? एक मिनट रुको, गिव मी अ मिनट। इसे हम कहते हैं ऑर्बिटल रेडियस। इसको आप r से शो कर दो, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल डिस्टेंस आपने निकालना है, जो डिस्टेंस आपने ऊपर डालना है, वो ये वाली वैल्यू नहीं डालनी। सबसे बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट्स क्या करते हैं, द बिगेस्ट मिस्टेक दैट आई हैव सीन द स्टूडेंट मेक अगेन एंड अगेन एंड अगेन, वो क्या करते हैं, आपको दिया हुआ डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ, अच्छा वो कहते हैं स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, वो इस वैल्यू को डायरेक्ट यहाँ डाल देते हैं। गलत बात है। डिस्टेंस जो है वो तो ये है, और वो है सर्कमफेरेंस, और सर्कमफेरेंस आता है 2πr। तो ये जो वैल्यू है ये यहाँ r की जगह जाएगी। ये चीज आपको दी हुई है, ठीक है। नीचे क्या आएगा? ऑर्बिटल पीरियड। पीरियड का मतलब क्या होता है? टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल, और टाइम टू कंप्लीट वन ऑर्बिट। पीरियड आप हमेशा कैपिटल टी से शो करते हैं, चाहे वेव्स का चैप्टर हो, चाहे पेंडुलम का पीरियड हो, चाहे ऑल्टरनेटिंग करंट का पीरियड हो। तो ऑर्बिटल पीरियड का मतलब होता है कि एक रेवोल्यूशन, एक ऑर्बिट कंप्लीट करने का जो टाइम है, सब कैपिटल टी से शो करोगे। अब वो कितना होता है? 1 ईयर होता है। 1 ईयर इज हाउ मेनी डेज? 365 डेज। ईच डे हैज हाउ मेनी आवर्स? 24 आवर्स। हर आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। हर मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं। अब आपसे सवाल दो तरह से हुआ। आपने अर्थ की एवरेज स्पीड निकालनी है किलोमीटर्स पर आवर में भी और मीटर्स पर सेकंड में भी। आपको जो रेडियस दिया हुआ था ओरिजिनली मिलियन किलोमीटर्स में दिया हुआ था, राइट। तो मैंने क्या किया, 2π लिखा, और मिलियन किलोमीटर्स में क्योंकि मुझे डिस्टेंस दिया हुआ था 149.6, तो मैंने इसको मिलियन यानी कि 10⁶ से, या 1 फॉलोड बाय 6 जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 6 दफा डेसिमल प्लेस आगे चले जाएगा। आर की वैल्यू यहाँ पे ये डाल दी, लेकिन ये भी किलोमीटर्स में डाली है वैल्यू। और नीचे जो टाइम लिया वो कौन से यूनिट्स में लिया? आवर्स में। आवर्स के अंदर टाइम कैसे लेंगे? 365 डेज आपको याद रखना है। 24 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास टाइम आवर्स में आ गया, किलोमीटर्स पर आवर में आपके पास एवरेज स्पीड आ गई, ठीक है। ये वैल्यू याद नहीं करनी, किसी भी प्लेनेट की आपको ऑर्बिटल स्पीड निकालनी आनी चाहिए, सिर्फ अर्थ की नहीं। इफ यू आर गिवन दिस रेडियस you should be able, and you're given the time, then you should be able to find the speed. If you're given the speed, let's say, and you're given the radius, then you should be able to find the orbital period, right? और if you're given the, let's say, I don't know, आपको पीरियड दिया हुआ है और आपको स्पीड दी हुई है, तो आपको रेडियस निकालना आना चाहिए, सीधी सी बात है। तो फॉर्मूला जो है वो एसेंशियली क्या बन गया? v इज इक्वल टू 2πr/t। ये फॉर्मूला बन गया आपका। क्या फॉर्मूला बन गया? v सर। इक्वल टू, एक मिनट, वैसे हर एक एक मिनट बेटा रुकना बस। 2πr/t ये आपका फॉर्मूला बन गया। सो आपके जो वेरिएबल्स हैं वो तीन है, v, r और t। इसमें से कोई भी दो चीजें अगर नोन है तो तीसरी चीज अननोन है, वो आपने निकालनी है। अच्छा, एक बस मैं पार्ट बी एक्सप्लेन कर दूं, फिर हम आगे चलते हैं, फिर उसके बाद मैं आपका सवाल लेता हूँ। अच्छा, अब जो पार्ट बी है उसमें आपसे वही काम करना है लेकिन मीटर्स पर सेकंड में। तो पहली बात तो ये कि जो 149.6 मिलियन किलोमीटर है, पहले तो इसमें मिलियन मल्टीप्लाई होगा, और साथ में किलोमीटर्स मीटर्स में कन्वर्ट होने के लिए 1000 भी मल्टीप्लाई होता है। तो एक्चुअली यहाँ पे इसको आप 10⁹ से मल्टीप्लाई कर रहे हो, या 1000 और फिर मिलियन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो रेडियस की वैल्यू जब मीटर्स में डाली जाएगी तो ये वैल्यू आएगी। बाकी जो 2π है, आर की वैल्यू आपने मीटर्स में डाल दी है, और क्योंकि नीचे टाइम जो है वो सेकंड्स में है, तो ये टाइम जो है वो सेकंड्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। डेज इंटू आवर्स इंटू मिनट्स इंटू सेकंड्स, ये आपकी मीटर्स पर सेकंड में स्पीड आ रही है। अब पूछो बेटा क्या कह रहे हो? सर मैं कह रही थी अगर हम अर्थ के अलावा किसी प्लेनेट के लेंगे तो फिर ऑब्वियसली उसकी जो ऑर्बिट है वो 365 डेज में नहीं कंप्लीट होगी, और उसके जो पूरे डे के आवर्स हैं वो भी डिफरेंट ही होंगे ना सर। एग्जैक्टली exactly. और अर्थ के केस में 365 की वैल्यू आपको याद रखनी है, क्योंकि वो आपको अर्थ के केस में टाइम की वैल्यू नहीं देंगे, वो आपको अज्यूम्ड है कि आपको पता है 365 डेज है। हाँ, डिस्टेंस आपको देंगे, रेडियस वगैरह आपको देंगे। कोई दूसरा प्लेनेट होगा तो आपको दोनों चीजें ही बताएंगे, ठीक है। समझ में आ गई?
yes. ओके, तो भाई हमने ऑर्बिटल स्पीड निकालना हमें आनी चाहिए किसी भी यूनिट में जो वो आपसे रिक्वायर्ड हो, मीटर्स पर सेकंड में या किलोमीटर्स पर सेकंड में या किलोमीटर्स पर आवर में, जिस तरह भी वो आपसे पूछ रहे हैं। अब एक सवाल है आपसे बड़ा सिंपल सा, ये वैल्यू आपको याद है ना, ये वैल्यू क्या होती है? एवरीवन नोज दिस वैल्यू, स्पीड ऑफ लाइट इन Yes. वैक्यूम, इसको हम कहते हैं सी, Yes. और 3 टाइम्स Yes. 10⁸, और कौन से यूनिट में होती है? मीटर्स पर सेकंड में। अब हमें ये बात याद रखनी है कि सन से जो लाइट अर्थ तक पहुंचती है वो 500 सेकंड में पहुंचती है। दिस इज समथिंग आपके सिलेबस में लिखी हुई है कि स्टूडेंट को याद होनी चाहिए बात। ये देखो, इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली it takes approximately 500 seconds, or you can say 8 minutes for the light to reach from the sun to the earth. So ये बात आपको याद रखनी है। आपको सन और अर्थ का डिस्टेंस नहीं याद रखना, लेकिन आपको ये 500 सेकेंड्स लाइट के पहुंचने का टाइम याद रखना है। अच्छा, अब लाइट की स्पीड तो आपको पहले ही पता होती है हमेशा, इजंट इट? तो आपको सी की वैल्यू पता है, आपको टाइम पता चल गया, तो आपको स्पीड पता है और आपको टाइम पता है। अब ये किस चीज की स्पीड है? ये लाइट की स्पीड है बेटा, ये अर्थ के ट्रेवल करने की स्पीड नहीं है। वो बात कवर हो गई, खत्म हो गई बात। अब सन से अर्थ तक जो लाइट ट्रेवल कर रही है वो कितनी स्पीड पर ट्रेवल कर रही है? 10⁸ मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से लाइट ट्रेवल कर रही है। कितने टाइम में ट्रेवल कर रही है? 500 सेकंड्स में। सो कैन आई आस्क यू टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन? अब आई नो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस दिया था, कितना था ये डिस्टेंस? 149.6 मिलियन किलोमीटर्स, राइट? तकरीबन 1.5 टाइम्स 10 टू द पावर, आई डोंट नो, 1.5 टाइम्स 10 टू द पावर समथिंग जो है ये आता है, टाइम्स 10 टू द पावर 8 आता है ये किलोमीटर्स में, और 1.5 टाइम्स 10 टू द पावर 11 आता है ये मीटर्स में। ठीक है, तो ये हमने डिस्टेंस निकालना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ फार अवे इज द अर्थ फ्रॉम द सन, अगर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो कैसे करोगे? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपको पता है लाइट की ये होती है, ये आपको वैल्यू हर जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में भी याद होनी चाहिए, इस चैप्टर में भी याद होनी चाहिए, हर जगह आपने ये वैल्यू याद की हुई है। और टाइम जो है वो आपको सेकंड में बताया हुआ है। मीटर्स पर सेकंड्स में अगर स्पीड दी हुई है और टाइम सेकंड्स में दिया हुआ तो ऑब्वियसली मीटर्स में डिस्टेंस आ जाएगा। और अगर इस डिस्टेंस को मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड किया तो ये 10⁻11 बन जाएगी, 10⁸ अब ये किलोमीटर्स में आंसर आ गया। ऑलराइट, तो ये कैलकुलेशन भी आपको करनी आनी चाहिए, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, बहुत आसान सी कैलकुलेशन। अच्छा, अब हमने क्या पढ़ लिया है? ये वाले जो सारे फैक्ट्स हैं ये तकरीबन हमने सब कवर कर लिया। ये सारे फैक्ट्स, इतना पार्ट ऑफ द चैप्टर हमने कवर कर लिया। अब जो ये वाला पार्ट है चैप्टर का, अब हमें ये कवर करना है, सोलर सिस्टम वाला। तो आओ इसको भी स्टार्ट करें, ठीक है? ये चैप्टर आसान है, इसमें याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा, जो कॉन्सेप्चुअल बातें हैं वो मैं उन पर थोड़ा टाइम लगा के एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी जो याद करने वाली चीज़ें बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो सोलर सिस्टम में क्या क्या होता है ये सब आपको याद होना चाहिए। क्या क्या चीज़ें होती हैं सोलर सिस्टम में? एक ही स्टार है सन में, सोलर सिस्टम में, और स्टार का नाम है सन, और कोई स्टार नहीं है सोलर सिस्टम में। That star is the sun, which is over here, which is at the center of the solar system. How many planets are there in the solar system? जो actual planets जिनको consider किया जाता है major planets, वो 8 हैं। उनके आपको सबके नाम याद होने चाहिए, और वो ये रहे उनके नाम। और ये जो नाम है ये आपको इसी ऑर्डर में याद होने चाहिए। सो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, देन देयर इज एन एस्टेरॉइड बेल्ट, ऑब्वियसली इसके ऊपर बाद में आएंगे, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। प्लूटो इज नॉट अ मेजर प्लैनेट, कॉल्ड अ ड्वार्फ प्लैनेट, इस पर हम बाद में आएंगे। बट जो 8 नाम है ये आपको इसी ऑर्डर में याद होने चाहिए, ठीक है? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं क्लास में तो याद नहीं कर पाऊंगा, वैसे आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या याद होना चाहिए, राइट? याद करना तो आपका काम है। सोलर सिस्टम में कुछ चीजें और भी होती हैं जिन्हें हम कहते हैं ड्वार्फ प्लैनेट्स। वन ऑफ द एग्जांपल्स इज प्लूटो, बट इट्स नॉट द ओनली वन। ओके, ड्वार्फ प्लैनेट्स और तरह के भी हो सकते हैं, कुछ और चीजों को भी हम ड्वार्फ प्लैनेट्स कहते हैं या माइनर प्लैनेट्स कहते हैं। एस्टेरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स जो है वो यूजुअली कहाँ पे लोकेट होते हैं? एस्टेरॉइड बेल्ट में होते हैं। एस्टेरॉइड बेल्ट जो है वो कहाँ पे होती है? एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? छोटी 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 रॉक्स होती हैं, छोटी एज इन प्लैनेट से तो बहुत छोटी होती हैं, लेकिन अगर एक ह्यूमन से कंपेयर करो तो रॉक्स बहुत बड़ी बड़ी भी होती हैं, आपके घर जितनी रॉक भी हो सकती है, लेकिन एक आई डोंट नो, बहुत स्काई स्क्रेपर, बहुत बड़ी बिल्डिंग जितनी रॉक भी हो सकती है, और इतना बड़ा एस्टेरॉइड भी हो सकता है कि पूरे लाहौर के बराबर हो, ठीक है? सो जो आपका एस्टेरॉइड हैं उनके साइज बहुत वेरी करते हैं, और जो बहुत बड़े बड़े एस्टेरॉइड्स होते हैं, बिग एस्टेरॉइड्स, बिग एस्टेरॉइड्स आर समटाइम आल्सो कॉल्ड
माइनर स्लैश ड्वार्फ प्लैनेट्स। अब माइनर और ड्वार्फ प्लैनेट की और मेजर प्लैनेट की डेफिनेशन में थोड़ी थोड़ी सी वो हैं, आई डोंट नो, डिटेल्स हैं, लाइक देयर आर स्मॉल व्हाट डू यू कॉल इट, देयर आर स्मॉल differences in the definitions of dwarf planets and minor planets। उसमें भी हम घुस जाएंगे, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप उसकी डिटेल में घुस जाओ। सब आपको क्या क्या है चीजें में फिलहाल तो ये पता होना चाहिए। And then what else is in the solar system? Comets. Comets actually go in and out of the solar system. अच्छा, अब ये जितनी भी चीजें हैं, सन तो itself है ना, ये तो सेंटर है, ये बाकी जितनी भी चीजें हैं ये क्या कर रही हैं, सन को ऑर्बिट कर रही हैं। कुछ चीजें जो है वो सोलर सिस्टम के अंदर अंदर ही रहती हैं, कुछ चीजों के ऑर्बिट्स इतने अजीब हैं कि वो सोलर सिस्टम के अंदर होते हैं और फिर सोलर सिस्टम से बाहर चले जाते हैं बहुत सालों के लिए और फिर वापस आते हैं। उसमें आपका ये प्लूटो भी शामिल है, और कॉमेट्स जो हैं वो भी इस तरह की हरकत करते हैं कि दे एक्चुअली कम वेरी क्लोज टू द सन, राइट, नॉट टॉकिंग अबाउट प्लूटो बट कॉमेट्स will come very close to the sun and then they will go very far away and come back after many years and then they will have these highly elliptical orbits। इन पे भी बात करते हैं। अब ये जो जितनी भी चीजें हैं ना सोलर सिस्टम में, इनका मास एक तरफ, it does not even make up 1%, it is less than 1% of the total mass of solar system। इन सब चीजों का मास 1% से भी कम है, और सन का मास सोलर सिस्टम का मोर देन 99% मास है। ये एक बात है जो आपको याद रखनी है। ओके, इज दैट क्लियर? यस सर, ये कॉमेट क्या था? कॉमेट जो है वो रॉकी मटेरियल्स ही होते हैं, बट दे आर लाइक मेड ऑफ आइस यूजुअली, ठीक है, तो आइसी काइंड ऑफ रॉक्स होती हैं, ठीक है। अभी इनकी डिटेल्स में मैं जा रहा हूँ, हर चीज को एक दफा छोटी छोटी डिटेल से देख लेते हैं। पहली बात है कि सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। अब सबकी छोटी छोटी डिस्क्रिप्शन, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्लैनेट्स फर्स्ट। देयर आर 8 planets, they're all shown in the diagram in their relative respective order। you must memorize the order as well as their names। आपको ये भी याद होना चाहिए कि एस्टेरॉइड बेल्ट मार्स और जुपिटर के बीच में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। दे आर ऑल ऑर्बिटिंग द सन, दे ऑल हैव elliptical orbits but you can assume all of them to be circular for the purpose of calculation at this level। आप प्लैनेट्स को दो हिस्सों में, इन मेजर प्लैनेट्स को दो हिस्सों में ब्रेक कर सकते हो। 4 एस्टेरॉइड बेल्ट के अंदर वाले प्लैनेट्स ये वाले, और 4 बाहर वाले प्लैनेट्स जो एस्टेरॉइड बेल्ट से बाहर। डायग्राम देखते ही एक मेजर डिफरेंस तो हर बंदा बता सकता है कि अंदर वाले जो प्लैनेट्स हैं दे आर स्मॉल, right, all of them have a similar size to each other, so earth, mars, venus, mercury are all of similar size to each other, right, some of them are bigger than others but they're all small compared to the all the outer planets। इनका जो surface है और इनका जो material है ज़्यादा, they are solid and they are rocky, and because of this they are mostly solids, they have a higher density as well, ठीक है। they have a layered structure। लेयर स्ट्रक्चर के बारे में आप कहाँ पढ़ते थे? प्रोबेबली ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं और फलानी रॉक्स होती हैं अर्थ के ऊपर। सारे प्लैनेट्स में आपको ये रॉक्स की लेयर्स जो हैं वो नजर आती हैं, ठीक है। आगे चलेंगे और बात करेंगे 4 आउटर प्लैनेट्स के बारे में जो एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाद आते हैं, तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। पहली बात तो आपको यही नजर आ रही है, दे आर मच लार्जर देन द इनर प्लैनेट्स, और ये ज्यादातर कूल हैं बहुत ज्यादा। सो जितना सन के करीब है आप उतने हॉट भी हैं, बट हॉट होने की सिर्फ ये वजह नहीं है कि सन का होना, सन के करीब होना हॉट होने की एक वजह है, बट एक और भी रीजन है हॉट होने की, जैसे वीनस की एक अपनी सेपरेट रीजन है हॉट होने की, उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन अगर हम बाकी प्लैनेट्स की बात करें तो आप सन से इतना दूर चले गए तो ऑब्वियसली दे आर कोल्डर एज वेल, दे आर मच लार्जर एज वेल, दे हैव अ लो डेंसिटी, बिकॉज ये ज्यादातर जो प्लैनेट्स हैं इनके सरफेस पे आप जाके खड़े होंगे तो वो सॉलिड नहीं होगा, बल्कि अ लॉट ऑफ the planets are basically made out of gases in like जो उनका state of matter है वो mostly gas के state में, hence the density is low, ठीक है। और इन planets के अंदर एटलीस्ट आप अगर सैटर्न और यूरेनस की बात करें तो इनके अराउंड रिंग्स होती हैं। रिंग्स जो है वो बेसिकली आइसी मटेरियल्स की बनी हुई है, डस्ट और आइस वगैरह जो होती है वो रिंग्स के अंदर इन प्लैनेट्स को ऑर्बिट कर रही होती है। आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा है सैटर्न और यूरेनस के अराउंड रिंग्स, बट ऑल्सो दीज प्लैनेट्स हैव मल्टीपल मून्स दैट आर ऑर्बिटिंग देम। जैसे अर्थ के कितने मून है? सिर्फ एक ही मून है ना जो हमें दिन और रात में कभी कभी नजर आता है, लेकिन बाकी जो प्लैनेट्स हैं उनके भी मून्स हैं, कुछ प्लैनेट्स के नहीं भी हैं मून्स,
और कुछ प्लेनेट के एक से ज्यादा मून है, जैसे जुपिटर है आई थिंक उसके 16 मून्स हैं, और यूरेनस के शायद सैटर्न के शायद 16, पता नहीं, आई डोंट रिमेंबर, यू डोंट नीड टू रिमेंबर, मुझे भी याद नहीं है, लेकिन काफी सारे हैं, 10-15 से ज्यादा ही हैं। ठीक है, तो ये है सारी बातें जिनको हमने छोटी छोटी, हमें जो डिस्क्रिप्शन है इन प्लैनेट्स के बारे में, चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, सो दीज आर बेसिक डिस्क्रिप्शंस ऑफ दीज प्लैनेट्स। ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में बात हो रही थी, जिसकी एक एग्जांपल है प्लूटो। ठीक है, अच्छा, अब ड्वार्फ प्लैनेट्स का सीन ज्यादातर ये है अच्छा फातिमा, 80 से 95, आई वॉजंट श्योर अबाउट दैट, मुझे कंफर्म नहीं पता, हो सकता है, हो सकता है, गूगल करके देख लूंगा, बट मुझे लग रहा है पता नहीं 80 या 95 सही नंबर है या नहीं, हो सकता है ऐसा हो। अच्छा, डॉर्फ प्लैनेट्स जो हैं वो, उसकी एक एग्जांपल प्लूटो है। अब ये जितने भी डॉर्फ प्लैनेट्स हैं, ये ज्यादातर इनका जो ऑर्बिट है ये नेपच्यून से भी ज्यादा दूर होता है, तो नेपच्यून सबसे आखिर में, मेजर प्लैनेट में सबसे बड़ा ऑर्बिट नेपच्यून का, इसको सबसे ज्यादा टाइम लगता है अर्थ को, सन को ऑर्बिट करने में। बट जो प्लूटो है और जो बाकी के डॉर्फ प्लैनेट्स हैं, इनके जो ऑर्बिट है वो नेपच्यून से भी ज्यादा दूर है। ठीक है, और इनको हम ज्यादातर कहते हैं ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट, मतलब नेपच्यून से भी ज्यादा दूर। अगेन यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस नेम, की जो बातें वो मैं डिस्कस भी कर रहा हूँ, और जो जो चीजें नहीं याद करने की जरूरत वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, टुगेदर विद देयर सैटेलाइट्स देयर आर ओवर 2000 डॉर्फ प्लैनेट्स, जो कि कभी नजर आ रहे होते हैं, कभी नहीं नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, जनरली दे आर ऑफ लो डेंसिटी एंड दे आर थॉट टू बी मेड आउट ऑफ मिक्सचर ऑफ रॉक एंड आइस। ठीक है, अच्छा, उसके बाद सैटेलाइट किस चीज को कहते हैं? सैटेलाइट एक ऐसी चीज होती है जो कि प्लैनेट को ऑर्बिट कर रही होती है। इस बात को ध्यान में रखना कि हमने यहाँ पे जितनी भी चीजें डिस्कस की, ये और ये सारी चीजें सन को ऑर्बिट कर रही थी, लेकिन ये जो आपके मेजर प्लैनेट्स हैं इनकी अपनी सैटेलाइट्स होती हैं, वो भी सोलर सिस्टम का ही पार्ट है, लेकिन वो प्लैनेट को ऑर्बिट कर रही होती है। वो मैंने यहाँ नहीं लिखी थी, ठीक है, लिख देना चाहिए था मुझे कि मून्स हैं या सैटेलाइट्स हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं जो कि प्लैनेट्स को ऑर्बिट करती हैं, बट चलो हमने यहाँ लिख दिया। सैटेलाइट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो कि प्लैनेट को ऑर्बिट करता है। दो तरह की सैटेलाइट होती हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल सैटेलाइट्स जो होती हैं, जो चीज प्लैनेट को नेचुरली ऑर्बिट कर रही है, वो है मून। नेचुरल सैटेलाइट का नाम ही मून है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि जो रिंग्स हैं, बेसिकली रिंग्स के अंदर जो रॉक्स वगैरह ऑर्बिट कर रही हैं सैटर्न को और यूरेनस को, वो भी आप तरह से कह सकते हो कि इंडिविजुअली यू कैन कॉल देम सैटेलाइट्स, बट मून्स जनरली। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं जी नेचुरल सैटेलाइट्स तो हो गई, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहाँ पे? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वो हैं जो कि किसी प्लेनेट को हमने ह्यूमंस ने बना के उसे भेजा हो ऑर्बिट में, और वो जाहिर सी बात है, हमने जितनी भी सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं, दे आर ओनली ऑर्बिटिंग द अर्थ। Other planets do not have artificial satellites yet. We haven't launched a satellite which is orbiting, for example, Mars or anything like that. ठीक है, हाँ हमने वहाँ पे रोवर्स वगैरह भेजे हैं जो मार्स के ऊपर एक्चुअली व्हील्स के थ्रू चल रहे हैं, बट हमने ऐसी कोई सैटेलाइट नहीं भेजी जो कि मार्स के ऑर्बिट में चले गई, मे बी इन द फ्यूचर। बट अभी जितनी भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं जो कि देखने में इस तरह की होती हैं, वो अर्थ को ऑर्बिट कर रही हैं, और ये हजारों की तादाद में, और बहुत सारी ऐसी हैं जो कि आउट ऑफ सर्विस हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं, बट देर स्टिल ऑर्बिटिंग द अर्थ इन देयर ऑर्बिट्स एंड देर बेसिकली नॉट डूइंग एनीथिंग नाउ। तो उसे हम स्पेस जंक कहते हैं, बेसिकली स्पेस में जो ट्रैश है, जो कचरा है, वो है। बहुत सारी जो पुरानी सैटेलाइट्स हैं और बहुत सारी नई सैटेलाइट्स हैं, वर्किंग सैटेलाइट्स हैं, उनके डिफरेंट वेरियस पर्पसेस हैं। कम्युनिकेशन हो गई, आप गूगल मैप्स यूज़ करते हो, जीपीएस हो गया, ठीक है, और वेदर वेदर के पैटर्न जो हैं उनको देखना, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए सैटेलाइट्स यूज़ होती हैं, मिलिट्री पर्पसेस के लिए यूज़ होती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद प्लैनेट्स के अलावा, प्लैनेट्स हो गए, ड्वार्फ प्लैनेट्स हो गए, प्लैनेट्स की अपनी सैटेलाइट्स हो गए। अब बात कर लेते हैं एस्ट्रॉइड्स के बारे में। सो दीज आर एस्ट्रॉइड्स इन द एस्ट्रॉइड्स बेल्ट। एस्ट्रॉइड बेल्ट, अब ये जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं, यू कैन सी कि इनकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है, दे आर बेसिकली जस्ट रैंडम रॉक्स, एंड इनका साइज जो है वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। छोटे साइज की भी होती है, बड़े साइज की, उन्होंने कहा आपके घर के साइज की जितनी भी हो सकती है, लेकिन एक पूरे शहर के साइज जितनी भी हो सकती है, which is compared to a planet is still very small but it's quite big, right, compared to you। तो सैटेलाइट्स जो होती हैं वो रॉकी मटेरियल्स की बनी हुई होती हैं, और ये एस्ट्रॉइड बेल्ट में होती हैं। सैटेलाइट बोल दिया गलती से, एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड बेल्ट कहाँ पे एग्जिस्ट करती है? मार्स और जुपिटर के बीच में। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये एस्ट्रॉइड बेल्ट्स का पाथ, एस्ट्रॉइड बेल्ट का ये पाथ है, यहाँ पे भी बना हुआ है, ये एस्ट्रॉइड बेल्ट का पाथ है। ठीक है, अब एस्ट्रॉइड्स जो हैं
वो रॉकी मटेरियल के बने हुए हैं, और इनकी जो डेंसिटी है वो भी हाई है, क्योंकि ये इनर प्लैनेट्स वाले जो मटेरियल है, रॉकी मटेरियल है, उन्हीं से बने हुए हैं। ठीक है, कभी कभार ये होता है कि दे कैन एंटर द अ प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर एंड देन बेसिकली फॉल एंड हिट अ प्लैनेट। अब एस्ट्रॉयड, मैंने कहा कि भाई एक शहर के जितना अगर प्लैनेट सैटेलाइट एस्ट्रॉयड जो है वो आके अगर अर्थ को हिट करेगा तो वो एक अलग इवेंट है, और अगर एक छोटा मोटा एस्ट्रॉयड आके अर्थ को हिट करेगा तो वो एक डिफरेंट, क्या कहते हैं, फिनोमिना है। अच्छा, जब ये एस्ट्रॉयड्स जो हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आके अर्थ की तरफ गिर रहे होते हैं, राइट, हाँ मैं वो उसी बात पे आ रहा हूँ आमिना, कि जब आपकी एस्टेरॉइड्स जो हैं व्हेन दे आर एक्चुअली फॉलिंग टूवर्ड्स द अर्थ, राइट, एंड दे आर बर्निंग अप इन द स्काई, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब कोई एस्ट्रॉइड एंटर होता है तो अर्थ का, क्योंकि एटमॉस्फेयर है, क्योंकि अर्थ के अराउंड एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर की वजह से क्या होता है, एयर रेजिस्टेंस, और एयर रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा चीज हीट अप होती है। सो व्हेन एनीथिंग इज फॉलिंग एट अ वेरी हाई स्पीड टुवर्ड्स द अर्थ, व्हाट हैपेंस इज इट बर्न्स अप बिकॉज ऑफ द एयर रेजिस्टेंस, राइट, अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से इट्स बर्न्स अप, और वो बेसिकली एक शूटिंग स्टार की तरह हमें नजर आता है। ठीक है, तो इसे हम मीटियोर शावर कहते हैं, क्योंकि एस्ट्रॉयड जो है वो जब एटमॉस्फेयर में एंटर होता है इतनी ज्यादा हीट होती है उसकी वजह से बर्न अप हो जाता है एंड एक्चुअली ब्रेक्स इनटू मेनी स्मॉलर पीसेस, तो हम इसे कहते हैं मीटियोर शावर। अब ये जो मीटियोर शावर है, अगर ये बहुत छोटे छोटे रॉक्स के पीसेस हैं और अर्थ को आके हिट कर रहे हैं तब तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर एक बहुत मेजर कोई, लेट सपोज, चलो एक मीडियम साइज एस्ट्रॉयड आके भी अर्थ को हिट कर रहे हैं, तो दे कैन एक्चुअली मेक दीज क्रेटर्स। ये क्रेटर्स आपको नजर आ रहे हैं, ये अर्थ पे डिफरेंट जगहों पे बने हुए हैं। ठीक है, देर आर मेनी क्रेटर्स ऑन द मून एज वेल, देर आर मेनी क्रेटर्स ऑन मार्स एज वेल, क्योंकि मार्स के बहुत करीब है बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स, तो मार्स पे बहुत सारे क्रेटर्स हैं। अच्छा, अब अर्थ पे पुराने क्रेटर्स भी हैं बहुत सारे, और अगर एस्ट्रॉयड आके अर्थ को हिट करता है तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी से आके हिट करता है, और बहुत बड़ा वहाँ पे जो है वो डेंट पड़ जाता है, जिसे हम कहते हैं क्रेटर। अब बात सारी ये है कि छोटा एस्ट्रॉयड आके हिट करे तब तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन जब बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो एक बड़ा एस्ट्रॉयड आके अर्थ को हिट किया था, when did that happen? It happened when only dinosaurs used to, like, not only dinosaurs but dinosaurs were the major species back then, जब ये ऐसा हुआ था, और तब बड़ा एस्ट्रॉयड ने आके अर्थ को हिट किया था। अब उससे अर्थ पूरा डिस्ट्रॉय तो नहीं हो गया था, इट वाज नॉट दैट बिग कि वो अर्थ को पूरा ही उसने दो हिस्सों में तोड़ दिया, ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन उस एस्ट्रॉयड की वजह से इतनी ज्यादा डस्ट और स्मोक और इतना ज्यादा जो है वो व्हाट यू कॉल इट, डिस्ट्रक्शन हुई, कि बेसिकली सारा लाइफ का इकोसिस्टम खराब हो गया एंड ऑल द डायनासोर्स बेसिकली डाइड। some of them probably died immediately, but I think some of them could not survive the event afterwards because सब चीजें वैसी खत्म हो गई थी। ठीक है, सो एस्ट्रॉयड अर्थ को छोटे बड़े हिट कर सकते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट जो छोटे स्टार क्या कहते हैं एस्ट्रॉयड्स होते हैं वो, क्या कहते हैं, इतना ज़्यादा डैमेज नहीं पहुंचाते। बड़े एस्ट्रॉयड अगर हों तो इट इज़ वेरी लाइकली दे कैन कम एंड हिट द अर्थ बिकॉज देयर आर थाउजेंड्स ऑफ देम। ठीक है, बट वो प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो क्या कहते हैं, आपके साइंटिस्ट हर वक्त कैलकुलेट करते रहते हैं कि कब आके हिट कर सकता है कब नहीं हिट कर सकता। राइट नाउ वी डोंट हैव एनी टेक्नोलॉजी टू एक्चुअली प्रिवेंट इट फ्रॉम हैपनिंग, अगर आके हिट कर दिया तो कर दिया, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, बट एक थोड़ी सी अनप्रिडिक्टेबल सी चीज़ है। ठीक है, एनीवेज, बहुत बड़ा अगर आपके पास एस्ट्रॉयड हो, बहुत बड़ा, जैसे एक एस्ट्रॉयड है जिसका नाम है सेरस, अगर इतना बड़ा आपके पास एस्ट्रॉयड हो जो कि बहुत ही ह्यूज हो, तो उसको हम बेसिकली जो है वो डॉर्फ प्लैनेट का स्टेटस भी दे देते हैं। ठीक है, अच्छा, एस्ट्रॉयड्स को यूजली जो हम माइनर प्लैनेट्स का स्टेटस देते हैं, लेकिन अगर वो बहुत बड़ा हो जाए, बहुत बड़ा हो जाए, तो हम उसको डॉर्फ प्लैनेट का जो है वो भी क्या कहते हैं, दे देते हैं, व्हाट डू यू कॉल इट, स्टेटस। अब माइनर प्लैनेट और डॉर्फ प्लैनेट के बीच में क्या फर्क है, अगेन नॉट समथिंग दैट दे माइट आस्क यू इन द एग्जाम, इतनी डिटेल में वो नहीं जाएंगे, लेकिन माइनर प्लैनेट का फर्क ये है कि जो जितने भी बेसिकली एस्ट्रॉइड्स हैं सबको आप माइनर प्लैनेट्स कह सकते हो। ठीक है, माइनर प्लैनेट्स के आसपास रश लगा हुआ होता है बाकी एस्ट्रॉइड्स का भी, लेकिन अगर एक एस्ट्रॉइड बहुत बड़ा हो जाए जैसे सेरस है, तो इसका सीन ये होता है कि इसकी इतनी ग्रेविटी स्ट्रांग हो जाती है कि ये बाकी एस्ट्रॉइड्स को अपनी तरफ पुल करके अपने आसपास का एरिया थोड़ा सा क्लियर कर लेता है। मतलब अगर ये वाला एस्ट्रॉइड बहुत बड़ा है तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा ग्रेविटी की वजह से इन सबको, तो आसपास का एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, बिकॉज ऑल ऑफ देम विल कम एंड स्टिक टू इट। ठीक है, तो इट विल बिकम अ बिगर एस्ट्रॉइड और अ बिगर डॉर्फ प्लैनेट एंड द एरिया अराउंड इट विल बी क्लियर
उसके आसपास का एरिया अगर क्लियर हो जाएगा तो हम उसे फिर डॉर्फ प्लैनेट का स्टेटस जो है वो दे देंगे। ठीक है, ओके। व्हाट आर कॉमेट्स? कॉमेट्स क्या होते हैं? अब वो डिफरेंट चीज है, ये बात ध्यान में रखनी है कि एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स आर डिफरेंट। एस्ट्रॉइड्स स्पेसिफिकली एस्ट्रॉइड बेल्ट में होते हैं, रॉकी मटेरियल के होते हैं, जुपिटर और मार्स के बीच में होते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर। जो कॉमेट्स हैं वो दे आर यूजुअली मेड ऑफ डस्ट एम्बेडेड इन आइस मेड फ्रॉम वाटर एंड मीथेन। सो आइसी मटेरियल्स के बने हुए जिसमें यूजुअली वाटर और मीथेन आपकी शामिल है और डस्ट शामिल है। ठीक है, इनको हम डर्टी स्नोबॉल्स भी कहते हैं। अब इनकी जो डेंसिटी है, बिकॉज दे आर मेड ऑफ आइसी मटीरियल्स एंड नॉट रियली सॉलिड्स, तो इनकी जो डेंसिटी है वो आउटर प्लैनेट से सिमिलर होती है। एस्ट्रॉइड्स की जो डेंसिटी थी वो हायर थी, वो इनर प्लैनेट से मैच कर रही थी। इनके जो ऑर्बिट होते हैं उनकी शेप देखो, इट्स कॉल्ड अ वेरी हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट। मतलब इसको आप डेफिनेटली अज्यूम नहीं कर सकते कि ये सर्कल है। ये जो एलिप्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेच्ड एलिप्स है। ठीक है, सर्कल के करीब करीब ही नहीं है। और इसके अंदर सीन भी ऐसा है, इनका पाथ कुछ ऐसा होता है कि ये सन के बहुत करीब से भी गुजरते हैं और बहुत दूर से भी होकर आते हैं। एंड समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज कि जब कॉमेट सन के करीब से गुजर रहा होता है, दैट्स व्हेन इट्स मूविंग द फास्टेस्ट, एंड व्हेन द कॉमेट इज फर्देस्ट अवे फ्रॉम द सन, दैट्स व्हेन इट्स मूविंग द स्लोएस्ट। ये बात आपको कॉमेट के बारे में याद रखनी है। तो जब ये दूर चला जाता है तो सोलर सिस्टम से भी बाहर निकल जाता है और बहुत सालों बाद वापस आता है, और जब करीब आता है तो कुछ डेज में जो है वो यहाँ से निकल के वापस चला जाता है। ठीक है, तो कॉमेट जो है वो ये है, डोंट कंफ्यूज इट विद द एस्टेरॉइड। अच्छा जी, आगे बात करेंगे। अब ये है प्लैनेट्स के बारे में डेटा। ये डेटा आपको याद नहीं करना, ये डेटा आपको याद नहीं करना, लेकिन इसमें क्या क्या चीजें दी हुई, कितने कॉलम्स दिए हमें, 1 से लेके 9 तक आपको कॉलम दिए हुए। चलो पहला कॉलम तो है जो है उसमें तो आपको नाम दिया हुआ है प्लैनेट का, लेकिन उसके बाद प्लैनेट का डिस्टेंस दिया हुआ है फ्रॉम द सन। इस डिस्टेंस को हम एक और चीज एक और नाम दे सकते हैं इस डिस्टेंस को। व्हाट एल्स कैन वी कॉल इट? जैसे हमने ये वाला जो डिस्टेंस है इसको ऑलरेडी डिस्कस किया था, इसको एक और चीज क्या कह सकते हैं? बिकॉज यू शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज व्हाट दिस इज। एक चीज तो ये कि दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन, बट व्हाट एल्स कैन यू कॉल इट? क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो, समझ में आ जाएगा मेरा सवाल मैं क्या पूछ रहा हूँ। ऑर्बिटल रेडियस। इसको हम प्लैनेट का ऑर्बिटल रेडियस भी कह सकते हैं। सो लेट सपोज मैं कहता हूँ जुपिटर का सन से डिस्टेंस है 778.6 मिलियन किलोमीटर। बट अगर मैं अब जुपिटर को यहाँ पे देखूं, ये रहा जुपिटर, जुपिटर का सन से डिस्टेंस कितना है? 778 मिलियन किलोमीटर्स। ठीक है, लेकिन इजंट इट ऑल्सो इट्स रेडियस ऑफ द ऑर्बिट? क्या ये इसका रेडियस भी तो है ऑर्बिट का, तो हम इसे इसका ऑर्बिटल रेडियस भी कहते हैं। ठीक है, जस्ट समथिंग टू अंडरस्टैंड। तो आपकी जो वोकैबुलरी है वो क्लियर होनी चाहिए इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि वो सवाल में अगर कोई चीज बोल रहे हैं और आपको समझ नहीं आएगी तो आप फिर सवाल को अटेम्प्ट कैसे करोगे? ठीक है, सो कॉलम 2 जो है उसको ऑर्बिटल रेडियस भी कहते हैं। अच्छा, अब कह रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्बिटल पीरियड, ऑर्बिटल पीरियड और ऑर्बिटल रेडियस के बीच में कोई रिलेशनशिप है? सो ये है ऑर्बिटल पीरियड, ऑर्बिट टाइम अराउंड द सन, इसको ऑर्बिटल पीरियड कहते हैं। ये डेज में और ईयर्स में दिया हुआ है कुछ प्लैनेट्स का, कुछ के डेज बहुत ज्यादा थे तो उसको उन्होंने ईयर्स में लिख दिया। लेकिन इन दोनों के बीच में, कॉलम्स के बीच में कोई रिलेशनशिप नजर आ रहा है? इट डिपेंड्स, बट हाउ डज इट डिपेंड? जनरली क्या रिलेशनशिप है? कहना इसे कि जितना करीब है प्लैनेट, जितना प्लैनेट करीब है, लाइक मरकरी इज द क्लोजेस्ट, सो इट टेक्स द स्मॉलेस्ट टाइम टू ऑर्बिट। और नेपच्यून को देखो वो सबसे ज्यादा दूर है, सो इट टेक्स 165 years to actually orbit the sun. So the directly proportional नहीं कहना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों नहीं कहना? बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है उसमें तो मैं अगर ये कहूंगा कि आप अगर इसको डिस्टेंस को डबल कर दोगे तो टाइम भी डबल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सो यू विल नॉट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओनली मीन्स कि एक चीज डबल करने से दूसरी भी डबल हो रही है। दैट्स नॉट व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर। हाँ, बट इसके इंक्रीज करने से ये भी इंक्रीज हो रहा है, तो आपने बस यही बताना है। ओके, सो दैट्स द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन कि ऑर्बिटल रेडियस जिसका ज्यादा है प्लेनेट का, जो प्लेनेट दूर है उसको टाइम टू ऑर्बिट भी ज्यादा लग रहा है। आगे चलेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन 2 के बारे में। कैलकुलेट द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ वीनस, जुपिटर एंड यूरेनस। कैन यू डू इट? कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे जल्दी से मुझे बता दो। बस अभी हम हर चीज सॉल्व नहीं करने बैठे, लेकिन हम इस डेटा को, इस तरह का क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, आपको एक टेबल दिया हुआ और बोले यार ये डेटा जल्दी से इससे ये यूज करके कैलकुलेट कर दो। अब इतना सारा डेटा है, आपको सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है? ऑर्बिटल स्पीड। उसका फॉर्मूला क्या है? v इज इक्वल टू
2πr/t। r कहां से आएगा? कॉलम नंबर r टू कहां से से आएगा? कॉलम नंबर टू से 2 से। और t कहां से आएगा? कॉलम नंबर थ्री 3 से। से। अच्छा, उसके बाद बोल रहे हैं किलोमीटर्स पर आवर में कैलकुलेट करें। तो ये मिलियन किलोमीटर्स में है, इन सबको मिलियन से मल्टीप्लाई करना है, बाकी है किलोमीटर्स में ही, तो मिलियन से मल्टीप्लाई करके यहाँ आर में डालेंगे। और टी की वैल्यूज या तो ईयर में है या डेज में, उसको आपको आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो बी केयरफुल विद द यूनिट्स दैट आर रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन। ठीक है। इज देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्बिटल स्पीड एंड द ऑर्बिटल डिस्टेंस? use your answers to explain. अब what are you doing? You're analyzing your own answers. Okay, स्पीड टेबल में नहीं दी हुई, तो आपने 3 प्लैनेट्स की स्पीड निकाली फॉर एग्जांपल। ठीक है, तीनों प्लैनेट्स की स्पीड के डेटा हम मैंने आई थिंक निकाली थी, मैंने नहीं निकाली, मैंने क्लास में निकलवाई थी बच्चों से, तो मैंने नोट्स भी इसी तरह बनाए थे कि आप इसको खुद कैलकुलेट करो। सो वेरी क्विकली लेट्स फाइंड आउट द स्पीड ऑफ वीनस फॉर एग्जांपल। वीनस की स्पीड निकालते हैं। सो 2π, और ब्रैकेट में डाल देता हूँ वीनस का क्या दिया हुआ है 108.2 मिलियन, और डिवाइडेड बाय कितने इसका टाइम है 225 डेज इंटू 24 कर दिया। तो भाई वीनस की स्पीड आ रही है तकरीबन 125896। वीनस की स्पीड आ रही है कितनी? ऐसे यहाँ पे रफली मैं टेम्पररीली लिख देता हूँ 125896, ये वीनस की स्पीड आ रही है। अब इसको जल्दी से कंपेयर कर देते हैं जुपिटर के साथ। जुपिटर के अंदर हमारे पास जो एवरेज डिस्टेंस दिया हुआ है वो 778.6 दिया हुआ है, तो ये ऊपर आ जाएगा, इंटू मिलियन कर देंगे। और जो जुपिटर का टाइम ऑफ द ऑर्बिट है वो 11.9 ईयर्स है, तो 11.9 इंटू 365 इंटू 24, ताकि आवर्स में आ जाए आंसर। और इसकी जो स्पीड आ रही है वो आ रही है जी 46929। ठीक है, और यूरेनस की अगर निकालें तो इसके अंदर यूरेनस के अंदर जो टाइम है वो 84 ईयर्स है, तो नीचे 84 इंटू 365 इंटू 24। साथ साथ यूरेनस का जो डिस्टेंस है अर्थ से, जो इसका ऑर्बिटल रेडियस है वो कितना है 2872.5 इंटू मिलियन, तो ये आ गया 245 अब ये किलोमीटर पर आवर में सबकी स्पीड लिखी है, सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है बेटा? अगर मैंने सही निकाली है तो सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है? वीनस की स्पीड सबसे ज्यादा है, राइट? कैन आई से इट्स 125 और ऑलमोस्ट 126,000। अगर इसको मैं राउंड ऑफ करके लिखूं तो क्या मैं इसे कह सकता हूँ कि तकरीबन, अब मैं रफली राउंड ऑफ करके लिखता हूँ ये सारी वैल्यूज, तकरीबन ये हो जाएगी 126,000। ये कितनी है? कैन आई से दिस इज 47,000। कंपेयर करने में आसानी होगी ना। एंड दिस वन कैन आई से दिस इज 25,000। सो क्लियरली the one that is closest to the earth, the one that is closest to the sun has the greatest orbital speed। तो हमें ये डेट, अच्छा ये वाली बात जो है वो स्पेसिफिकली आपको याद भी रखनी है, ये वाली बात आपको याद भी रखनी है। वैसे तो मैंने आपको डेटा के थ्रू एनालाइज करवाई है यहाँ पे, और एग्जाम में भी आपसे आंसर्स निकलवा के एनालाइज करवा सकते हैं, बट जस्ट कीप इट इन माइंड कि ये वाली बात आपको याद रखनी है कि मरकरी की स्पीड सबसे ज्यादा है, नेपच्यून की स्पीड सबसे कम है, एंड एज यू गो डाउन स्पीड प्लैनेट्स की कम हो रही है। सो द फर्दर यू गो अवे फ्रॉम द सन, द स्लोअर द प्लैनेट इज ऑर्बिटिंग द सन। ओके, बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर हो गई? अच्छा, आगे के और सवाल देखते हैं, डेटा को एनालाइज करें। एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द सरफेस टेम्परेचर, प्लैनेट के सरफेस पे टेम्परेचर क्या है, एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन। इज देयर एन एक्सेप्शन? इफ देयर इज एन एक्सेप्शन कैन यू एक्सप्लेन द एक्सेप्शन? तो भाई सरफेस टेम्परेचर कहाँ है? कॉलम नंबर 4 में। अब देखो, सबसे ज्यादा अगर आप सन के करीब हो गए तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? आपका टेम्परेचर भी सबसे ज्यादा होना चाहिए। सो यू कैन सी मर्करी इज प्रीटी हॉट। अर्थ को देखो, अर्थ का सरफेस टेम्परेचर 20 डिग्रीज है, और मार्स जो है वो -23 है। सो यू कैन सी जनरली देयर इज अ पैटर्न, यू कैन सी द फर्दर यू गो अवे फ्रॉम द सन, सन से हीट आ रही है जनरली। सो आप सन से दूर जा रहे हो तो ऑब्वियसली यू आर गेटिंग कोल्डर। बट वेयर इज द एक्सेप्शन? एक्सेप्शन कहाँ पे? कहीं पे पैटर्न ब्रेक हो रहा है किसी भी रो में?
कोई एक्सेप्शन नजर आ रही है यहाँ पे कि किसी नीचे जी वाले सर। प्लेनेट? हाँ, कहाँ पे? जी सर, ये इसमें 350 के बाद ज्यादा हुआ फिर कम हुआ है। तो वीनस का टेम्परेचर मरकरी से ज्यादा है, ये पैटर्न ब्रेक हो गया ना। आमना ने भी बताया हुआ है जी। कि वीनस इज द एक्सेप्शन। अब इसका मतलब ये हुआ कि वीनस को कहीं और से भी हीट मिल रही है। इसका ये मतलब है। तो यहाँ जी। पे रीजन ये है कि जो वीनस जो होता है ना, इफ यू कैन गूगल दिस, ऑब्वियसली यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस, बट अगेन कुछ आप चीज़ें आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए भी हैं। तो वीनस जो है वो उसका टेम्परेचर इसलिए मरकरी से ज़्यादा है। आपको ग्रीन हाउस गैसेस का पता है सबको। फॉर एग्जाम्पल अर्थ पे एक सबसे कॉमन जो ग्रीन हाउस गैस है वो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। आप। कार्बन डाइऑक्साइड हीट को ट्रैप कर लेती है। एक और ग्रीन हाउस गैस की एग्जांपल क्या है? मीथेन है फॉर एग्जांपल। तो सीन ये है कि वीनस का जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस है। उसका पूरा एटमॉस्फेयर ही ग्रीन हाउस गैसेस से भरा हुआ है। सो इवन दो वो मरकरी से उसका डिस्टेंस ज्यादा है, मरकरी से उसका डिस्टेंस ज्यादा है, बट व्हाट्स हैपनिंग इज कि ग्रीन हाउस गैसेस क्योंकि वो सारी हीट ट्रैप कर लेती हैं तो उसका ओवरऑल जो टेम्परेचर है वो मरकरी से ज्यादा है। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, और क्या सवाल आता है? विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट? दैट्स प्रीटी सिंपल। यहाँ से आप देख के बता सकते हो। कौन से कॉलम को देख के बताओगे कि कौन सा प्लैनेट सबसे ज्यादा बड़ा है? साइज की डायमीटर। बात हो रही है। कौन, क्या चीज? डाया। डायमीटर। क्या डा, हम मास तो नहीं देखेंगे? वो भी। मास नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि मास का मतलब होता है कि कोई चीज कितनी हैवी है। आपको पता है कि एक छोटी चीज जो है वो हैवी हो सकती है कंपेयर टू अ लार्जर थिंग। फॉर एग्जांपल एक बलून है और बलून को कंपेयर कर लो बास्केटबॉल से। Probably, let's say a very big balloon compared to a basketball, which is heavier. Clearly, a basketball is heavier. So, what is the reason behind that? Density दोनों की different है, different चीज़ों से बने हुए हैं। तो यहाँ पे सिनेरियो सारा ये है कि जब आपसे बात की जा रही है साइज के बारे में तो आइदर यहाँ पे वॉल्यूम का कॉलम दिया हुआ होगा, वॉल्यूम नहीं तो डायमीटर या रेडियस का कॉलम दिया हुआ होगा। तो ये डायमीटर दिया हुआ है 1000 किलोमीटर्स में, राइट। सो कॉलम 6 को आप देखें और सबसे बड़ा साइज में जो प्लेनेट है वो कौन सा है? Jupiter. Jupiter is the largest planet. But again, you can see all the outer planets are much bigger than all the inner planets. ये सारी बात हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ बातें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और वो आपको डेटा से भी नजर आ रही है। सबसे ज्यादा मैसिव प्लैनेट कौन सा है? नाउ मैसिव कम्स फ्रॉम मास। सबसे ज्यादा मास कौन से प्लैनेट का है वो चीज देख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब उसके अंदर इत्तेफाक से जुपिटर ही है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सबसे बड़ा है तो इसलिए सबसे ज्यादा इसका मास है। डिफरेंट बात है, ठीक है। मास ज्यादा होना और डायमीटर ज्यादा होना दो अलग अलग बातें हैं। बट यस, जुपिटर इज मोर मैसिव एंड जुपिटर इज द बिगेस्ट एज वेल। एनीवेज, और क्या चीज है? सबसे ज्यादा डेंस प्लेनेट कौन सा है? डेंसिटी जाहिर सी बात है कौन से वाले प्लैनेट्स की हमने पढ़ी थी, अंदर वाले प्लैनेट्स की डेंसिटी ज्यादा होती है या बाहर वाले प्लैनेट्स की? हमने जनरली अभी बात की थी आउटर प्लैनेट्स और इनर प्लैनेट्स से ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है? हमने अंदर पढ़ा था वाले अंदर की। वाले प्लैनेट ज्यादातर रॉकी और सॉलिड मटेरियल से बने हुए होते हैं और बाहर वाले ज्यादातर गैशियस हैं। सो जो गैसेस से बने हुए हैं क्लियरली उनकी डेंसिटी लो होनी चाहिए। डेंसिटी ये दी हुई है, ये रहे बाहर वाले प्लैनेट्स की डेंसिटी। सो 1300, 600, 1200, 1600, बट अंदर वाले प्लैनेट्स की डेंसिटी देखो 5000 से ज्यादा। सब तकरीबन सबकी सिमिलर है। मार्स की थोड़ी कम है, 4000 के करीब है। बट विच इज द मोस्ट डेंस? आई थिंक इट इज द वीनस, विच नहीं, अर्थ की डेंसिटी सबसे ज्यादा है। अर्थ इज द मोस्ट डेंस, राइट। विच प्लैनेट हैज द वीकेस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन इट्स सरफेस? ये है प्लैनेट की अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। प्लैनेट की अपनी ग्रेविटी। अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है बेटा सरफेस पे? हमारा अर्थ की 9.8। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ उसके अपने सरफेस पे कितनी है? 9.8। और इसका यूनिट क्या होता है? 9.8 न्यूटन पर केजी। इसको हम एक्सेलरेशन फ्री फॉल भी कहते हैं। जब एक्सेलरेशन फ्री फॉल कहते हैं तो 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड कहते हैं। बट दिस इज द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड। अर्थ की अपनी ग्रेविटी अर्थ के अपने सरफेस पे 9.8 है। अब इसको कंपेयर करो बाकी प्लैनेट्स के साथ। सो सरफेस ग्रेविटी इसको लिखा हुआ है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ लिखना चाहिए टेक्निकली, बट सरफेस ग्रेविटी, चलो खैर। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट द सरफेस, दैट्स द करेक्ट टर्म। बट मरकरी की देखो, वीनस की देखो, अर्थ की देखो, मार्स की देखो, जुपिटर की देखो। सो जुपिटर के सरफेस पे ग्रेविटी सबसे ज्यादा है। मतलब आप जुपिटर पे खड़े होंगे तो आपको जंप लगाने में सबसे ज्यादा मुश्किल होगी एंड यू विल प्रॉब्ली फील वेरी हैवी। अर्थ पे आपको जो है वो बिल्कुल नॉर्मल फील होगा बिकॉज दैट्स वेयर यू लिव। बट व्हाट अदर प्लैनेट्स आर देयर जहाँ पे आप मूव कर जाओ तो आपको इतना फर्क नहीं फील होगा, इतना ज्यादा फर्क महसूस नहीं होगा। कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा फर्क महसूस नहीं होगा?
सैचुरन इसकी नजदीक नजदीक है, और वीनस भी। वीनस की, लेकिन वीनस पे आप ऐसे रह नहीं सकते क्योंकि वीनस का टेम्परेचर क्या है 460, सो यू कांट सर्वाइव देयर। मार्स पे आपको प्रॉब्लम बहुत 3 टाइम्स वीकर ग्रेविटी है, तो वहां पे आपको नॉर्मल फील नहीं होगा, तो यू विल बी फीलिंग वेरी डिफरेंट, और वहां पे लाइफ बहुत डिफरेंट होगी। जुपिटर पे आपका कोई गुजारा नहीं है, वहां पे आप बहुत ज्यादा जो है वो आपकी बॉडी का वेट फील होगा, और यूल प्रॉब्ली जस्ट गेट क्रश्ड। इतनी ज्यादा तो नहीं कि क्रश हो जाओगे, बट स्टिल अ लॉट, राइट। आपको पाँव उठा के चलने में भी बहुत मुश्किल होगी। अच्छा, सैटर्न, सैटर्न की जो ग्रेविटी है वो अर्थ से बहुत मिलती जुलती है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। इवन यूरेनस की और नेपच्यून की भी, इन सब की 1 2 3 4, इन सब की अर्थ से मिलती जुलती है, राइट। बट इनके सरफेस पे अगर आप कंडीशंस देखो, इनका टेम्परेचर इतना लो है, उसका टेम्परेचर इतना हाई है, फिर ऑक्सीजन नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला, सो देयर इज अ लॉट ऑफ अदर डिफरेंसेस बिकॉज ऑफ विच यू कांट सर्वाइव ऑन अदर प्लैनेट्स, ठीक है। ग्रेविटी इज नॉट द ओनली थिंग। अच्छा, ये प्लैनेट्स की अपनी ग्रेविटी है, ठीक है। अब आपने जो चैप्टर है ना, एक एक छोटा सा मेरा जो है वो आपसे रिक्वेस्ट है, अगले क्लास से पहले एक तो बेटा रेडियो एक्टिविटी अपने ओन पे कवर करना शुरू करो, ठीक है। और इस चैप्टर को मैं कंटिन्यू करूंगा। अब जरा कुछ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में कुछ टॉपिक, कुछ हमें कॉन्सेप्ट डिस्कस करने हैं। सो बिफोर दैट व्हाट आई वांट यू टू डू, आई वांट यू टू रिवाइज दिस चैप्टर बिफोर कमिंग टू द नेक्स्ट क्लास। कौन सा वाला चैप्टर? मास वेट डेंसिटी। अब अपेरेंटली बहुत आसान और सिंपल सा चैप्टर है मास वेट डेंसिटी, बट आपको ग्रेविटी के कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो यहाँ पे दिए थे, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको थोड़ा सा प्लीज रिवाइज करके आना, ठीक है। सो कैन यू डू दैट बिफोर कमिंग टू द नेक्स्ट क्लास? बस ओके ये सर। वाला रिवाइज करके आना लाजमी, वीडियो से या नोट से। लेकिन प्लीज रेडियो एक्टिविटी अपने ओन पे कवर करो। मैंने आज आपको प्लेलिस्ट का लिंक भेजा है, और उसमें 10 10 या 15 15 मिनट की वीडियोस है, 13 वीडियोस हैं, यू कैन कवर इट इन अ डे। उसके नोट्स ऑलरेडी क्लासरूम पे अपलोडेड है। हम उसके, अगर आप वो कर लोगे तो हम एटलीस्ट पासिपर्स जो हैं वो डायरेक्ट उसके उसमें जा सकते हैं, थोड़ा टाइम बचा सकते हैं, ठीक है। सो अभी हम इस चैप्टर में तकरीबन सारे पॉइंट्स कवर कर चुके हैं। जो चीज़ें रह गई हैं वो कौन कौन सी है मैं आपको बता देता हूँ। समझ लो ये आखिरी वाले जो 4 पॉइंट्स हैं ये रह गए, ये वाले 4 पॉइंट्स जो हमारे रह गए। सो विच आर मोस्टली अबाउट ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ द प्लैनेट्स एंड ग्रेविटी ऑफ द सन, इन चीज़ों पर डिस्कशन होगी। तो ये वाला जो है वो पॉइंट वो पढ़ के आना, जो मैंने बोला मास और डेंसिटी और रेडियो एक्टिविटी को रिवाइज करना शुरू कर दो। बाकी इंशाल्लाह फिर हम कल इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलें, अल्लाह ओके हाफिज़। सर, अल्लाह हाफिज।